बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। मुबारक हो इस्लामाबाद को। और हम तो बड़े खुश हैं क्योंकि हम की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में पहुंच चुकी है। पेशावर ज़ल्मी को हराया, और क्या कल हराया सबीन, मतलब व्हाट अ मैच इट वाज। और अब PSL 9 का फाइनल होना है कल, और पहुंच गई है हमारी टीम में इस्लामाबाद यूनाइटेड इस फाइनल में। और अगर हम कुछ प्लेयर्स की बात करें जिनकी वजह से हम फाइनल में पहुंचे हैं, क्या शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही है, तो हैदर अली और इमाद वसीम की बात करें, क्या इनकी बैटिंग थी, शानदार बैटिंग इमाद वसीम की। और 98 रन की इनकी पार्टनरशिप जिसने हमारी टीम की जीत को बनाया था यकीनी। पेशावर की बात करें 186 रन का हदफ था, लेकिन हमारी टीम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों के नुकसान पर यह हासिल किया। और अब कल होना है मैच किससे भला? मुल्तान सुल्तान से। यस, कल फाइनल है इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान से। और अगर हम अपने कुछ और प्लेयर्स की बात करें, जैसे हम हैदर अली की बात कर रहे हैं, तो क्या बल्ला चला। 29 गेंदों पर 52 रन जोड़े, 5 छक्के 2 चौके उन्होंने लगाए हैं। और आप ये देखिए कैसा जारहाना इनका अंदाज था। और इसी तरह अगर हम उनके पार्टनर की बात करें, इमाद वसीम की, जिम्मेदाराना बैटिंग कहते हैं इसको। 40 गेंदें 59 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और फिर बात करें एक और प्लेयर की, नसीम शाह की। क्या बॉलिंग, शानदार बॉलिंग थी जी। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरी टीम ने भी अच्छा खेला। हार गए ना, हार गए, लेकिन देखिए अच्छा तो खेला ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब साइम अय्यूब ने बहुत अच्छा खेला पेशावर से। तो मुकाबला करके हारे हैं, जो कि कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसी के साथ एक और खबर हमारे पास है, और मुल्तान सुल्तान की जो स्पिन कंसल्टेंट हैं अलेक्जेंड्रा हार्टली, इन्होंने खिलाड़ियों के रोजे रखने से मुतासर होकर खुद भी रोजे रखना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, उनकी जो बातें सामने आई वो ये कहती हैं कि मैं भी रमज़ान के रोजे रख रही हूँ और मैं महसूस करना चाहती हूँ कि ये लोग रोज़ा रख कर क्रिकेट कैसे खेलते हैं। ऑब्वियसली तो वो कहती हैं जिस 4 बजे हम लोग खाते हैं और उसके बाद पूरा दिन जो है वो हम लोग भूखे रहते हैं। और कहती है एक थोड़ा मुश्किल काम उनको लग रहा है, क्योंकि कहती है मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन देखिए आपके इर्द गिर्द जो एक समा होता है, एक जो माहौल होता है, वो कितना मुतासर करता है किसी दूसरे शख्स को, कितना इम्पैक्ट होता है उसका। नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, एक और ख़बर हमारे पास है, वो है अमरीकी रैपर और प्रोड्यूसर लिल जॉन से मुताल्लिक, जिन्होंने रमज़ान के इस मुबारक महीने में इस्लाम कबूल किया है। दायरा इस्लाम में वो दाखिल हो गए हैं। लिल जॉन, इन्होंने जुम्मे के रोज़ लॉस एंजलिस की किंग फहद मस्जिद में नमाज जुम्मा से कबल दायरा इस्लाम में दाखिल होने की सआदत हासिल की। मस्जिद के इमाम की रहनुमाई में कैसे उन्होंने पहले अरबी और बाद में अंग्रेज़ी ज़बान में कलमा शहादत पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। ज़ाहिर पहले अरबी और फिर ज़ाहिर उनको एक्सप्लेन तर्जुमे के थ्रू किया गया, उन्होंने वो रिपीट किया। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी खबर थी, हमने आपसे शेयर की। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ और जो मामलात इस वक्त जिनसे हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान गुजर रहा है, उसकी बात करते हैं। अब ये मत कोई बुरी खबर मत दीजिएगा। है क्या करूं, तकरीबन बुरी खबर है। सैलरीड क्लास, हम हमेशा सबीन कहते हैं कि सैलरीड क्लास पिस रही जाती है, हमेशा कहते हैं कि बहुत सैलरीड क्लास पर पड़ता है। अब चूंकि इस वक्त IMF के साथ आपका एक मुआहिदा हो, एक तो ऑलरेडी मुआहिदा है, फिर ज़रा निगोशिएशंस हो रही हैं, तो IMF ने एक बार फिर एक मुतालबा किया है कि जो सैलरीड क्लास है उसमें जो स्लैब्स होते हैं उन स्लैब्स को कम किया जाए। तो यानी अगर पहले आपका टैक्स कट रहा था लेट्स से 5000, तो अब अगर वो स्लैब चेंज होती है वो टैक्स ज़्यादा कटेगा, क्योंकि डिफरेंट स्लैब्स इसमें हो जाएंगी। अब ऐसे में अगर कारोबारी तबके की बात करें, उनके लिए 85 लाख सालाना टर्नओवर पर टैक्स की तजवीज़ दी गई है। और पेंशन कंट्रीब्यूशन या अमरात पर टैक्स छूट ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया है। अब IMF का जायज़ा इजलास, इसमें नए मुतालबात ज़रा सामने आए हैं, और सोर्सेज के मुताबिक अफराद पर लागू टैक्स रेट्स की स्लैब्स की तादाद भी कम करने का मुतालबा सामने आया है। और FBR को मखसूस शोबों में मुलाजिमीन के तरजीही फ़वाइद को ख़त्म या कम करने की भी शर्त जो है वो रखी गई है। अब लेट्स सी कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए ये शराइत जो है ये फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हम देखते हैं कि जब जब टैक्स बढ़ता है तो ये नुकसान होते हैं। हाँ, अगर उसके अगेंस्ट आपको कोई सर्विसेज अच्छी मिल रही हो तो फिर तो बात सही है। स्पेशली वो सेक्टर्स जो पहले टैक्स नेट में नहीं थे उनको लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। जैसे सबीन वज़ीर अता तारड़ साहब की अगर हम बात करें, उनकी अगर बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, और ज़ाहिर इस तरह के फैसले करने पड़ रहे हैं अभी। वो कहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना हमारा मिशन है, मईशत के मसाइल हल करना, उसके लिए फौरी इक़दाम
खदमात जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो लेने पड़ेंगे। खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी की जाएगी, हुकूमत एफबीआर की तंजीम को वो कहते हैं तंजीम नौ करेगी, एग्जैक्टली रीस्ट्रक्चरिंग करेगी उसकी, जो कि जरूरत भी है उसकी। लेकिन एक बात जो अल्ताफ साहब कर रहे हैं, ये वाली बात है सभी अशराफिया वाली, कि अशराफिया को टैक्स नेट में लाया जाएगा, ये है पाकिस्तान की जरूरत। टैक्स नेट में लाएं आप उनको जो टैक्स नेट में नहीं है, अशराफिया को लेकर आए, गरीब को, उस सैलरीड क्लास को उस तरह से ना छिड़ा जाए, चूंकि पहले पिस रहे हैं, लेकिन अशराफिया को छोड़ा। इकोनॉमी हमारे सामने है, पूरे मुल्क में जो हालात हैं हमारे सामने, रमजान में तकरीबन एक हफ्ता अब गुजर गया है और हालात सबके सामने है। बिल्कुल कि कहते हैं पहले 15 दिन भी डिफाइन कर देगा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, बिकॉज ऑब्वियसली इन चैलेंजेस पे काबू पाना ही आपकी कारकर्दगी शो करेगा और ऑब्वियसली आगे टाइम तो मिलेगा। लेकिन अगेन ये बड़ी बात है कि आपकी जो शराफिया है वो आनी चाहिए, उसे टैक्स देना चाहिए, वो चाहे फिर रिटेल सेक्टर है, वो चाहे रियल स्टेट है। जो कहा जाएगा शायद रियल स्टेट को भी अब ले आएंगे, वो भी, और स्पेशली एक जो तजवीज़ दी गई है वो ये है कि अब पैसे या रुपए जो हैं वो लेन देन ऐसे नहीं होगी ना कैश की सूरत में, आपको बैंक के थ्रू करना पड़ेगा। ये वाकई हो जाता है तो फिर चीज़ें वाकई बेहतर हो जाएगी। बड़ी मुश्किल हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। सबीन, पाकिस्तान की मुश्किल से तो बेहतर है ना कि उन कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, और वो मुश्किल अगर हल हो जाए ना, मतलब उनको अगर मुश्किल में डाला जाएगा तो बहुत सारे मामला जो हैं बहुत सारे हल सीधे हो जाएंगे, सब सीधे हो जाएंगे। सबको सीधा होना भी चाहिए। इस वक्त सूरज सीधा हो गया, सूरज ने कहा सीधा हो गया, आंखें दिखा रहे हैं। अब कह रहे हैं जी गर्मी की एंट्री अब हो गई है जी पूरे पाकिस्तान की। अगर बात की जाए दर्जा हरारत बढ़ने लगा है, कराची में अगर बात की जाए तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो आज टेम्परेचर है वो जा सकता है। अच्छा, अब सिंध के मैदानी इलाकों में भी अगर देखा जाए तो बुध तक दर्जा हरारत में इजाफा देखा जाएगा। सो ओवरऑल आ गई गर्मी आ गई है। अच्छा, मेरे बच्चे तो सवाल करते हैं ना, बाबा समर आ गया, मैं कहता हूँ आ गया, कहता है बाबा मैंगो कहाँ है फिर, क्योंकि उन्होंने समर को मैंगो से रिलेट किया है। मैं कहा बेटे मैंगो भी दूर है। सारे बच्चों का यही होता है, हाल होता है। अगला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली रोजों का आगाज अच्छा हुआ था ठंड में, लेकिन अब जिस तरह गर्मी ने एंट्री दी है तो सरदार सरफराज साहब मेट डिपार्टमेंट से साथ मौजूद हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सरदार साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि सूरज ने जिस तरह आंखें दिखाई हैं और गर्मी की बाकायदा एंट्री होगी, तो अब समझा जाए कि वाकई अब वो सर्दी बिल्कुल ख़त्म और हम दाखिल हो रहे हैं गर्मियों की तरफ। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आरजी सा फेज है गर्मी जो खासकर साउथ में शुरू हुई है, कराची में और साथ में थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन वगैरह में। बाकी तो किसी जगह पे इतनी खास टेम्परेचर अभी एवरेजेस से नीचे ही रह रहे हैं, एवरेज से ऊपर नहीं गए। लेकिन ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर सदरन सिंध कि जहाँ पर गर्मी, दिन की गर्मी खासकर पड़ रही है। और आप इसे कह रहे हैं टेम्परेरी फेज है? जी बिल्कुल टेम्परेरी फेज है। मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन मजीद उधर गर्मी है, इधर कराची में और करबतीन और उमरकोट ये जो पट्टी है इस पर वही 35-36 और किसी उधर थरपारकर साइड या उमरकोट साइड। यानी सरदार साहब गर्म कपड़े कोई पैक ना करे अभी। देखिए एक और बारिश का स्पेल ना 2 या 3 दिन बाद, यानी 21 या 22 को शुमाली इलाकों में, खासकर इस्लामाबाद और उसके शुमाल में और केपी के इसी तरह से शुमाली इलाकों में और जीबी साइड पे और कश्मीर, उन एरियाज में एक और स्पेल का इम्कान है बारिश का, जो 21 या 22 से मार्च से शुरू होगा। तो एटलीस्ट 2 दिन वो भी रहेगा। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि इतनी ये जो थोड़ी सी दिन की गर्मी हुई है कुछ एरियाज में, ये मुस्तकिल नहीं है। वो जो वेव आएगी तो उसके नतीजे में कराची की तरफ भी फिर साउथ वेस्टर्ली फ्लो, जो जनूब मगरबी हवाएं होती हैं, समुद्री हवाएं, वो उनकी बहाली मुतवक्की है। तो ये मतलब फिजल आउट हो जाएगा ये जो आर्जी फेज है गर्मी का। लेकिन जाहिर है मार्च के आखिरी दिनों में तो साउथ पाकिस्तान में आपको पता गर्मी हो ही जाती है, दिन की गर्मी खासकर। एग्जैक्टली लेकिन हमने कहा ना कि जो सर्दियां बहुत लेट आई हैं, तो अब जाने का भी उन्होंने लेट उन्हें ठान रखी है कि लेट ही जाना है। अच्छा, वैसे शाम के वक्त अगर मौसम देखा जाए तो अभी भी ठंडा ही है कुछ मैदानी इलाकों की बात की जाए, इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो अब ये जो आप अगला स्पेल बता रहे हैं, ये अब आखिरी स्पेल होगा सर्दियों की बारिश का। इसमें देखिए जितने दिन बाकी हैं मार्च के, कोई 12-13 दिन, तो इसमें एटलीस्ट 2 स्पेल दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपर हाफ ऑफ द कंट्री में ही हैं, नीचे साउथ में नहीं है। बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में है कोई हल्की कहीं हल्की बारिश, कहीं दरमियानी बारिश, खासकर बलूचिस्तान के जो शुमाली अजला हैं, शुमाल और शुमाल मशरकी अजला, उनमें। और फिर ऊपर जैसे मैंने कहा केपी में और इस्लामाबाद, यानी आपका नॉर्थ पंजाब से ऊपर की जो पट्टी है उसमें। ठीक है सरदार, 2 स्पेल दिखाई देते हैं जी। ठीक है सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया, मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।
और रमज़ान और हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। मज़ेदार पकवान में आज क्या बनने जा रहा है? मेरा ख्याल है इतना ही मुश्किल एक शेफ के लिए भी होता है डेली डिसाइड करना जितना एक अम्मी के लिए होता है। हाँ, लेकिन शेफ क्विक डिसाइड कर लेते हैं। आज भी कुछ क्विक सा बनने बिल्कुल ऐसा है। सबा आफ्ताब साथ मौजूद है, हमारी शेफ है मज़ेदार पकवान में। सबा, बहुत शुक्रिया सेगमेंट के लिए। सबा, क्या बनाने जा रहे हैं आज हम क्विक? आज हम बना रहे हैं क्विक चिकन कोरमा। क्विक इसलिए कि हम ना बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं। असल में आप लोग घर पे टाइम होता है, हमारे पास शो की कंस्ट्रेंट्स होती हैं टाइम की, तो आपके पास घर में आप बोन वाला चिकन यूज़ कीजिएगा तो आपको चिकन फ्लेवरिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी चिकन फ्लेवरिंग यूज़ करूँगी। और ये क्विक इसीलिए भी है क्योंकि इसके अंदर फ्राइड अनियंस और दही का पेस्ट बना हुआ पहले से रख दिया है और वो हम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली मेजर टाइम जो होता है वो प्याज को सुनहरा करने में लग रहा होता है ना, तो अगर आप उसको पहले से या तो करके रख लें या आप हुई प्याज को और उसका पेस्ट बना के रख लें। ज़बरदस्त। तो सबा, क्विक चिकन कौरमा में सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम घर पे मसालों को वो करती हूँ ना मैं, क्या नाम है, तेल में, गरम तेल के अंदर मसालों का अरोमा निकाल के और फिर उसके अंदर चिकन, अदरक गार्लिक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और फिर उसके अंदर हम अपना पेस्ट ऐड कर देंगे, ये दही और प्याज का। सही है। गरम मसालों में हमारे पास है बादियान का फूल है, दालचीनी की स्टिक्स हैं और इलायची है और काली मिर्च है और लौंग है। ठीक है, इसको थोड़ी देर बस रखना है, थोड़ी सी अरोमा घर में खुद ही खुशबू आने लगेगी आपको मसालों की जब वो तेल में गर्म हो जाते हैं ना उस तरह से, तो उसके बाद फिर ऐड करेंगे चिकन। सही है, ये देखें हो गए ना, ये देखें ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। चलें अब इसके अंदर चिकन ऐड कर लेते हैं। चलें चिकन ऐड कर लिया। क्योंकि हड्डी वाली चिकन में टाइम लगता तो हम इसको बोनलेस लेके ताकि ये जल्दी से हो जाए। और फिर इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट साथ ही। सॉटे हो गया है चिकन ज़बरदस्त, कोई भी पिंकिश नहीं है, अब सब कुछ वाइट हो गया है। सही है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे। मसालों में हमारे पास है लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी चिकन फ्लेवरिंग है जो कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप हड्डी वाला चिकन यूज़ करेंगे तो मत डालिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हस्बे जायका है, सारे मसालों की तरह, यानी चख के और फिर डालें। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो ऑफ कोर्स आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। सही है, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब आप चखेंगे। बस ये भाई झटपट हो गया है तैयार। वाह, इसके अंदर अब चला जाएगा प्याज और दही का पेस्ट और इसको फिर हम थोड़ी देर पकाने के लिए रख देंगे। अब बस इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे हम। जब तक हम ड्रिंक बनाएंगे तो ये सारी खुशबू, फ्लेवर्स और ये सब कुछ आपस में मैरिनेट हो जाएगा और हम इसको फिर डिश आउट कर लेंगे। ठीक है। मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि लाल मिर्च डालो वैसे तो नज़र नहीं आती है। वाह, वैसे सबा आपने बिल्कुल सही नाम रखा है इसका, क्विक चिकन कोरमा। उर्दू में क्या कहेंगे? फौरी चिकन कोरमा, फौरी मुर्गी कोरमा। ओके फाइन, लेकिन ठीक है सबा, मैं जब तक ये बन रहा है नाज़रीन से क्विकली एक बार फिर से शेयर कर लूँ जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं आपने। इसमें आपने तो बोनलेस चिकन यूज़ किया, लेकिन आपने कहा था इट्स योर चॉइस, अगर आप हड्डी वाला यूज़ करेंगे तो फ्लेवरिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ इसमें आपने यूज़ किया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दही, फ्राइड अनियंस, ब्लैक पेपर कॉर्न, सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी, ग्रीन कार्डेमम यानी सब्ज़ इलायची, चिकन फ्लेवर आपने क्योंकि ऐड किया बिकॉज आपने इसमें बोनलेस इस्तेमाल किया था, अदरवाइज आपकी चॉइस है। अगर आप हड्डी वाला इस्तेमाल करेंगे तो आई रिपीट कि उसमें ज़रूरत नहीं रहती। हल्दी है और साथ ही जिंजर और धनिया यानी अदरक और धनिया गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होगा। वो जब हम उस स्टेज पर पहुंचेंगे तो नाज़रीन को फिर दिखाएंगे। अभी चूँकि सबा बन रहा है, क्विक बन रहा है, क्विक हमारी आज जो दूसरी रेसिपी है यानी ड्रिंक की बात कर लेते हैं, विच इज़ डेट कैरामल चिलर। चूँकि वाकई गर्मी आ चुकी है तो चिलर ही हमें चाहिए। तो सबा उसकी तरफ बढ़ते हैं और बताइए ड्रिंक में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं और कैसे बन रही है? ड्रिंक के लिए हमारे पास है डेट्स, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं नट्स भी। सो लेट्स से घर पे अगर आप बना रहे हैं आप इसके अंदर नट्स भी ऐड कर सकते हैं। सही है। आई विल ऐड डेट्स हियर।
और बेसिकली डेट्स यानी खजूरें खुद ही इतनी मीठी होती हैं कि आपको उसके अंदर कोई चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और क्रीम एक और एक फैक्टर है जो कि डेट्स से मैं बेसिकली वो बना रही हूँ, कैरामल बनेगा इसके अंदर, तो उसको सपोर्ट देगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। तो इट्स गोना बी लाइक नाइस एंड थिक एंड क्रीमी, इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस एंड थिक एंड क्रीमी। ठीक है, ओके, दिस इज़ डन। बस इसको स्टार्ट कर देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 गो। एंड द साउंड, वाह सबा। थोड़ी देर ज़्यादा बड़ा इसलिए मजे का चला लग है रहा है क्योंकि इसके अंदर खजूरें हैं और खजूरों की वो जो स्किन रह जाती है, तो अगर थोड़ी देर ज़्यादा चलाएंगे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, तो वो बुरी नहीं लगेगी। सही है, ये तो एक्चुअली हो गया है, तो ख़त्म। इसको डिश आउट कर और उसको भी। बहुत ही जबरदस्त, इट्स वेरी थिक। Exactly, the texture dates की वजह से ना, खजूरों की वजह से। और उनका नट्स भी ऐड कर सकते हैं। हम भी डेट्स बोलना शुरू करें, खजूर। इसके अंदर आइस ऐड करेंगे तो वो चिलर हो जाएगा। बस दिस इज डन, वी आर चलें जी, ये तो बन गया है। चिलर, चले, चिलर तो बन गया। कैरामल चिलर। हाँ जी, बर्फ भी ऐड हो गई है, तभी तो नाम है चिलर। तो कोरमा कहाँ तक पहुँचा है? क्विक था, बन गया होगा। सबा बन गया, डिश आउट कर रही है। चलो जी, जबरदस्त सा तेल भी अलग हो गया है। वाह, इसका मतलब वाकई बन गया। तेल अलग होने का मतलब है बन गया है। गार्निशेस, यस, बस गार्निशेस बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि सबसे पहले इंसान आंखों से खाता है, तो आंखों के लिए रेडी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, गार्निशेस के लिए अदरक, गार्निशेस के लिए हमारे ड्रिंक्स है ना, बड़ी हैं, इनको यहाँ कर देते हैं। हाँ, ये रहा। ठीक है, और धनिया भी डलेगा अभी। है हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ी सी, जो मैंने आपको कहा था कि नज़र आए चिली फ्लेक तो खूबसूरत लगता है। दैट्स अबाउट इट। यस, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, वाकई बड़ा क्विक था। हम सोच रहे थे कि शायद क्योंकि चिकन को पकाने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, लेकिन सबा ने बड़ा क्विकली, हाँ, क्विक चिकन कोरमा आज बनाएंगे आप लास्ट अगली आप कब बना के लाएंगे? ऑब्वियसली आज तो नहीं बना सकते, लेकिन सहरी में कब बनाएंगे या सुबह कब बनाएंगे और फिर हमारे लिए आप इफ्तारी में? जिस दिन आपने कहा आप सहरी यहाँ पे ऑफिस में करेंगे। नहीं, सहरी नहीं, मतलब ये कि सहरी में आपके पास वक्त होगा तो आप बनाएंगे। देखें सही एक बार इसको, ये क्विक चिकन कोरमा, नज़ारा देख लें। रोजेदारों, अल्लाह के प्यारों, ये सिर्फ देखो अभी और अपने अपने घरों में ट्राई करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अक्सर ये होता है ना कि आप कहते हैं कि बच्चे ने ज़िद कर दिया, किसी घर में एक स्पेशल किसी ने कह दिया जी आज मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है, और वो कहते हैं जी कि वो जो सबा आप ही बनाती है ना रमज़ान और हम में, हाँ, वो वाली डिश। अच्छा, ऐसे भी होता है कि बाज़ों का एंड टाइम पे कोई ना कोई मेहमान भी आ ही जाता है और आपको समझ नहीं आ रही तो कि जल्दी में आप क्या बनाएं, तो इस तरह से जल्दी में आप बना सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये सेगमेंट तुम्हारा हो गया है, लेकिन मेरा एक सवाल था। देखें, आपकी शक्ल देखते साथ ही मुझे पता लग गया कि कोई सवाल है। देखिए, आपने तर्जुमा किया आज क्विक चिकन कोरमा का, तो मैं एक और तर्जुमा कराना चाहता हूँ आपसे आज जी। इंडिकेटर गाड़ी का जो होता है, हाँ, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? इशारा। हम तो इशारा कहते हैं ना, सज्जा खब्बा। नहीं, देखिए, इंडिकेटर को उर्दू में कहेंगे बरकी कुमकुमा आला बराए तब्दीली रुख। ये क्या था? पूरा ना, बरकी कुमकुमा इलेक्ट्रिक लाइट, बरकी कुमकुमा आला बराए फॉर तब्दीली रुख। अरे फॉर हटा के बोलें, डायरेक्ट बोलें। बरकी कुमकुमा आला बराए तब्दीली रुख। आप एक मिनट आज सिखाया, आप इसकी अंग्रेजी करें। अंग्रेजी इंडिकेटर। That's true. There you go. चलें नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब जरा इम्तिहान की घड़ियां हमारे लिए शुरू होती जाती है, क्योंकि अब एक मेजबान का इंटरव्यू लेगा। मुश्किल काम होता है, इंटरव्यू के लेना, गपशप लेना मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने 30 साल करियर में, शायद मैं थोड़ा कम बता रही होंगी, टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, उन्हें देख के लगता नहीं कि 30 साल। एग्जैक्टली, तो बड़ा नाम उन्होंने कमाया अपने खूबसूरत अंदाज की वजह से, और मेज़बानी से बेशुमार लोगों के उन्होंने दिल जीते। हमेशा कौमी ज़ुबान, सकाफती विरसे, अदब के फ़रोग़ के लिए वो हमेशा काम करते हैं, हमेशा सरगर्म रहते हैं, के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। एग्जैक्टली। और जिस तरह हम बात करेंगे एज अ सोशल वर्कर, तो ज़रा हम उनसे बात नहीं आज करें, हम तो बात करें एज ए ह्यूमन, एज ए पाकिस्तानी,
क्या उनकी रूटीन होती है, क्या उनके इस वक्त मिजाज है, तो हम उनसे गपशप करेंगे। शमून हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी कंपेयर अदीब। शायद आप कुछ भी कह दें, उनका नाम काफ़ी है, इनके लिए हम कह सकते हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरन बचपन में ले जाते हैं आपको। ले जाइए। रोज़ा कुशाई कब हुई थी? मुझे मालूम था आप ये कहेंगे। अम्मा आप गुजर गई, मैं आज आपको बतला दूं। आपने मेरे नाना के घर में मेरा रोज़ा रखवाया था जब मेरी उम्र थी करीब 8 बरस, और मैंने रोज़ा खुलने के आधे घंटे पहले बावर्ची खाने में जाके शिकंजवी पी ली थी। रोज़ा कुशाई फिर भी हुई थी और बहुत शानदार हुई थी, और मैंने पूरी एक्टिंग की थी 9 बरस में कि मुझे बहुत प्यास लगी है, और मेरी नानी ने और मेरी खाला ने बड़े शौक़ से मेरे मुंह में बादाम वाली खजूर और बालाई वाली खजूर और जो जो नेमतें थी वो रखी, जो मैंने बहुत इश्तियाक और इत्मीनान से खाई। लेकिन रोज़ा मैंने अफ्तार से 1 घंटा पहले खोल लिया। अच्छा, अब चूंकि ये आपने तो खुद कर लिया, लेकिन आपको पता था कि आगे से औलाद भी तो फिर आपकी है जी, तो फिर बेटे के साथ आपने क्या किया था? अली अकबर हाशमी से मुझे ये खौफ था कि वो बाप पे गए हैं, बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा। सो मैं बाकायदा उनके पहरे पे बैठा था कि वो ऐसा ना करे। ठुसा हुआ अपनी शेरवानी और अपनी जिना कैप में बेचारा मजबूर मगमूम मेरे सामने बैठा था, और उसे मैंने हिलने नहीं दिया था क्योंकि मुझे पूरा इल्म था कि और नहीं तो गुस्ल खाने में टूटी से जाके पी लेगा पानी। कि वो अब्बा पे वुज़ू करते हुए कुल्लूली करते जी 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 सब कुछ मुमकिन। अच्छा जी। अच्छा शमून, मारें खाई हैं बचपन में अम्मा से या अब्बा से? अम्मा से, माँ से। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था और मैं अपनी माँ के हाथ का छाला था। वालिद मेरे जनाब अशरफ हाशमी सहाफ़ी थे, अपने ज़माने में हक़ इज़हार राय से जुड़ा हुआ नाम थे, और वो चूँकि अहद जब्र था तो अब्बा के ऊपर कदगनें बहुत थीं। आज अखबार में हैं, कल नहीं हैं। कभी फैज़ साहब और किशवा आपा कहीं पे उनके लिए एहतमाम कर रहे हैं कि कुछ रोज़गार की सबील हो जाए, तो अब्बा का रुख बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ था और माँ का बहुत तवज्जो औलाद पे थी। सही। तो अम्मा ने मुझे कभी मुझे आज भी याद है कि मैं इब्तिदाई पब्लिक स्कूल में था और मैंने जो डिबेट्स कंपटीशन थे वो भी मैं 7वीं जमात ही में था, तो मैंने 12वीं जमात वालों को ज़ेर करके वो जीत लिया था माशाअल्लाह। और इस सरखुशी में मैंने अपने जो रूममेट्स थे उनको ट्रीट दी, और उस ज़माने में कैफेटेरिया को कोई 50 रुपए का उधार हो गया था। तो जब अम्मा आई मुझसे मिलने तो मुझे आज भी याद है कि वो मुझे लेकिन जो हमारा स्विमिंग पूल था और उसकी सीढ़ियों पे बिठा के उन्हें मुझसे ही कहा कि तुम्हारा बाप इस 1.25 रुपए के बॉल पॉइंट से तुम्हारा और मेरा रोजगार कमाता है, तो हर दफ़े ये जहन में रखना कि तुम उमराह के तबके से नहीं बल्कि मजदूर की औलाद हो, और ये 50 रुपए जो तुमने इस तरह से उड़ा दिए, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारी 4 बहनें हैं जिनकी ज़रूरतों को काटा गया है ताकि तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो अम्मा वॉज दिस स्ट्रिक्ट। सो वो ऐसे ही बैठ गई उनका अंदाज परवरिश में कि मैं अगरचे हॉस्टल गया, और मुझे ये भी याद है आपने मारने की बात की, तो मैं यूनिवर्सिटी में था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, और ऐसे ही हुआ कि कैनेट कॉलेज का कंपटीशन जीत लिया था और सबने कहा कि हमें क्लिफ हैंगर दिखा, और मुझे नहीं पता था कि या मेरे दुश्मन की क़ज़ा आई है कि मैं सबको रात का शो दिखाने चला गया और पीछे से अम्मा हॉस्टल पहुंच गई। ओए होए, और जब मैं रात को पान खा के रीगल से सीटियां मारता हुआ वापस यूनिवर्सिटी आ रहा था तो मोटरसाइकिल घूम रहे थे सड़क के ऊपर, तेरी माँ बैठी हुई है। और जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो अम्मा घिरी हुई लड़कों में और उन्हें समझा दिए ये ना करो, और रात के कोई 12 बज रहे हैं और उनका आवाज़ जारी है, और मुझे देखते साथ ही उन्होंने पूरा हाथ घुमा के बीच चौराहे में लगा दी। उम्र थी 21 बरस। 21 साल में? अच्छा 21 साल में तो थप्पड़ था वैसे? नहीं कतन नहीं, मुझे लगा 21 साल मैंने मतलब शेरू से, बड़े साहबजादे से मेरे उनको बहुत इश्क था। अली शेर हाशमी को 7 गुना माफ थे,
तो उन्होंने अली शेर हाशमी को डांटने झड़कने की वजह से मुझे 2-3 लगा दिए, और मेरा लड़का मेरी माँ से मेरी शिकायत लगाता था और मुझे कहता था बच्चू बताता हूँ अपनी बाजी को। तो ऐसा रहा। क्या बात है। देखिए यही एक, देखिए माओ की जो मारे होती है वो भी बड़ी खुशनसीब हैं, वो गुजर गई और अब आप हाथ मलते रह जाइए, ये नेमत नहीं है। सही बात है, सही बात है। सुन भाई, इतनी अच्छी आपकी उर्दू है माशाल्लाह, आपकी वकादरी बहुत अच्छी है, आपका अंदाज़ बहुत प्यारा है। ज़ाहिर इसमें बचपन से ज़्यादा मेहनत तो होती है, फिर आपके ज़रा एक फैमिली का माहौल वो भी असरअंदाज होता है। लेकिन कभी किसी महफिल में ये भी लोग कहते हैं आपको ज़रा आसान उर्दू बोलो, ये कोई टीवी नहीं है। ये देखें, ये देखें। अच्छा, इधर भी कहा हुआ है। भैया मैंने जब टेलीविज़न शुरू किया था तो इब्तिदा में मुझे सुनने को मिला कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न लखनऊ से चैनल शुरू करेगा तो इन्हें कॉम्पेयर ले लेंगे, तब तक ये इंतज़ार फरमाएं। अच्छा, ये हुआ है। मतलब बहुत दफ़ा हुआ है, बारहा हुआ है। मैंने काम किया था शमून के साथ, लिटरली। मासूम मेरी बच्ची, मैं बैठी हुई और मैं शमून एक बात बोले, मेरे ऊपर से गुजरे। रज़िया एक गुंडे के साथ फंसी थी। मैंने कहा यार खुदा, मैंने कहा ये बोल क्या रहे हैं आखिरकार। इन्होंने फौज़ पे गूगल ट्रांसलेशन लगा है ना फोन मेरे पास, और साथ साथ फ़ायदा होता है, हम सीखते हैं। सारा तो नहीं सीख सकते, लेकिन इवन एक नशिस्त में आप बहुत से अल्फाज सीख जाते हैं। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है ख़वातीन और हज़रात। दुरुस्त बात इन्होंने की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ज़िंदगी का रिग्रेट क्या है? रिग्रेट क्या है, बहुत दिलचस्प सवाल आपने कर लिया। मुझे अगर दोबारा मौका मिले तो मैं अपने अम्मा बाबा के कहने पर किसी सूरत भी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। मैं चूंकि मिडिल क्लास का लड़का था और माँ को ये बड़ा इश्तियाक था कि जब वो लड़के का रिश्ता लेके जाएं तो कम से कम ये तो कहें इंजीनियर है या डॉक्टर है। सो बस इस ब्लैकमेलिंग में आ गए थे। अब कि अगर मौका मिला तो जो मेरी हसरत और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स पढ़ूं, तो वो मैं जरूर करूँ। नहीं, वैसे भाभी से पूछा कि अगर रिश्ता आता और कहते हैं इंजीनियर नहीं है तो हाँ हो जाती? रिश्ता वो उस वक्त तक मुझे पीटीवी अवार्ड मिल चुका था। ओके। तो जिस वक्त रिश्ता अवार्ड याफ्ता का रिश्ता आया था, उस इश्तियाक में देखने आई थी कि ये वही है। तो वैसे ही फेम यकीन नहीं था उनको। जी, और उनके ऊपर कभी इसका कोई असर हुआ भी नहीं। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? बहुत अरेंज, बहुत अरेंज। अच्छा, एक तो अरेंज। मैं ये भी बतला दूं कि चूंकि मैं 4 बहनों का एक भाई था और एक मेरी वालिदा थी, तो मेरी यूनिवर्सिटी में कहा जाता था 4 इसकी बहनें, एक इसकी माँ, इसकी शादी कभी होगी नहीं। जो भी हमारी दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब हमारा वसी है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जो हादसात गुजर गए दिल पे, उसके बावजूद मुस्तहकम हैं ताल्लुकात। वो बड़े चाह से घर तशरीफ़ लाया करती थीं और मेरी बहनें बड़े चाह से उन्हें खाना खिलाया करती थीं और उनकी आवभगत होती थी। और उसके बाद वो सब बैठ के उन खातून के जाने के बाद मेरे इर्द उनकी इतनी बुराइयाँ किया करती थीं कि खातून मेरे दिल से उतर जाती थीं। सो बिलाखिर मैंने ये फैसला किया कि जो ये 4 चाहती हैं वो हो और जो मेरी अम्मा चाहती हैं बस वो हो जाए। दूसरी ऑप्शन रह नहीं गई अब। मुझे फिर वो खतरनाक से ड्रामे टीवी के जला के मार दिया, खिला के मार दिया, पिला के मार दिया। नहीं, मेरी बहनें बहुत मेरी बेगम साहिबा और मेरी बहनों के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि बसा औकात मुझे रश्क आता है माशाअल्लाह, क्योंकि मेरे लिए वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं कि वो टीम अप के बहुत तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर आता है। वैसे ये बैलेंस आपने रखा होगा ना? अब मैं खुद बैलेंस आउट हो गया हूँ अब। अच्छा। हाँ, अब मैं हूँ ना या ना हूँ उनको फ़र्क नहीं पड़ता और वो मुनासिब समझती हैं कि इसको बाहर रखा जाए। तो इसमें कोई मैसेज देना स्पेशल नए शादीशुदा जोड़ों को कि ये बैलेंस, आप तो बैलेंस आउट हो गए लेकिन ज़रा इनिशियली आपने कुछ ना कुछ तो किया जिसकी वजह से इतना अच्छा तो आपने किया होगा कि वो कंफर्टेबल हुई इतनी। शुएब, या आपने ऐसा क्या नहीं किया कि चीज़ें ठीक रही? शुएब, मैंने कान बंद रखे। ओके, मैंने बहुत सख्ती से कान बंद रखे और मैंने एंड आई गिव दिस क्रेडिट, चूँकि मेरी वालिदा बहुत फिनिकी और वो बहुत ज़्यादा वो लोग जो उनसे वाकिफ़ हैं उनके दस्तरखान से वाकिफ़ हैं और वो उनकी जो मिलनसार तबीयत थी उससे वाकिफ़ हैं। उनका हल्का अहबाब बहुत वसी था, उनका दस्तरखान बहुत वसी था और उसको जूँ कतू कायम रखना बड़ा दिलगुर्दों का काम था। सो आसमा ने
जो बहुत बड़ा काम किया है वो ये है कि वो जो ख़ानदान की रिवायत है उसको कायम रखा है। और ये शायद इस वजह से है कि उनमें सब्र का मादा बहुत था। अगर मेरी वालिदा ने कोई सख्त बात कह भी दी तो वो उन्होंने फौरी तौर पे उसी अंदाज से मुझे पास ऑन नहीं कि मुझे चेहरे के उतार चढ़ाव से मालूम हो जाता था। लेकिन शुएब, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें हर रोज़ सोचना है कि ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो असासा है, ये ढलती हुई छाँव है। ये आज हैं कल नहीं होंगे, वक्त इनके साथ नहीं है। और ये जो हम हैं और जो हमारी उमंगे जवां हैं, हम उठती हुई धूप हैं। अभी तो बहुत रोशनी का सफ़र हम तक रहेगा। सो ज़रा सब्र करें, ये जो ढलती हुई छाँव है इसको जगह दे दें। अरे वाह। और इसकी बात को सुन लें और दरगुजर कर लें, क्योंकि कल तो फिर सारी बादशाही हमारी है, ये नहीं होंगे। और ये अपना असासा भी हमें देख के चले जाएंगे। हम क्या करते हैं कि हम ज़रा जल्दबाज हो जाते हैं। सही बात है। सो जल्दबाजी में वो नेमत भी गंवा देते हैं जो उस ढलती हुई छाँव में बैठने का लुत्फ था। और वो रौनक भी महफिल की गंवा देते हैं जो आने वाले दिनों में हमारा हिस्सा था। सो मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बेटा हाफ ने ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ये इदराक कर लिया कि इस ढलती हुई छाँव को बसद इज्जत व तकरीम इसके मकाम तक पहुँचा। बहुत प्यारी बात, जबरदस्त। इतनी सादा सी बात है कि आपकी धूप की जो चमक है उसकी वजह कोई ढलती हुई छाँव है। मुन भाई, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, वक्त पर मुख्तसर था। Exactly, बातें तो इतनी सारी करने को दिल कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम बहुत कम है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपके आने का। बातें मैंने कभी की नहीं। हमने बड़ा एंजॉय किया है, बड़ा एंजॉय किया है। खुश रहिए। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रमजान और हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जिन्ना हॉस्पिटल कराची के डॉक्टर्स की एक टीम ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए कामयाब रोबोटिक सर्जरी का दावा किया है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस ऑपरेशन के बाद अब डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए किसी भी किस्म की दवाइयों की या इंसुलिन की जरूरत नहीं रहेगी। अभी ऑपरेशन जो किया गया है एक 45 साल खातून का किया गया है। उनका वजन था 140 किलोग्राम और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इससे उनका वजन भी कंट्रोल होगा और ज़ियाबीतस का मसला भी हल हो जाएगा। तो इस वक्त उस टीम के डॉक्टर जो वो साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब। डॉक्टर शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थोड़ा सा बताइएगा इस सर्जरी से मुताल्लिक कि एक तो क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, फिर रोबोट का इस्तेमाल कैसे इसमें हुआ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया। ये देखें, इन सर्जरीज को जो वेट लॉस सर्जरीज कहलाती हैं या पेरियाट्रिक जो इसके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, जो दुनिया भर में इसकी टर्मिनोलॉजी है, ये तो बहुत अरसे से 1990 से चल रही हैं। लेकिन इनमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा जब पैदा हुई जब ये कैमरे के जरिए की गई, और उससे भी ज़्यादा जब ये रोबोटिक के तौर पे हुई। अब आप ये समझ लें कि दुनिया भर में जो बेरियाट्रिक सर्जरी या डायबिटीज़ की सर्जरी होती है, वो अगर 100 केस होते हैं तो उसमें से 25 केस जो हैं वो रोबोट के जरिए होते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सेफ्टी का जो पैरामीटर है और कॉम्प्लिकेशंस का, वो इतना कम हो गया है कि वो तकरीबन 0 के करीब है। अब पाकिस्तान में आज तक अगर 2 या 2,500 सर्जरीज हुई होंगी जो लैप्रोस्कोप के जरिए हुई हैं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट 0.1 से भी कम है। ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब, ये जो खातून थी, ये कैसे डिफाइन होता है कि अच्छा इसका हो सकता है ऑपरेशन रोबोट से और इसका नहीं हो सकता, यानी एक कैंडिडेट कौन हो सकता है इस ऑपरेशन के लिए? देखिए, इसमें दो तरह की, एक तो आपकी बॉडी मास इंडेक्स जो कि आपके वेट और हाइट का एक रेशो होता है, वो नॉर्मल इंसान का 25 तक होना चाहिए। अगर 25 से कम है तो वो अंडर वेट है, 25 से ज़्यादा है तो वो ओवर वेट है। और अगर ये बॉडी मास इंडेक्स 40 पे चला जाए, मतलब डबल योर बॉडी वेट हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि अब ये खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको जेनेटिकली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक की बीमारी, ये सब नहीं भी मिली हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली आपको आपकी वेट की वजह से होना शुरू हो जाएंगी। और एक एवरेज जो हमारी स्टडीज़ हुई है ना, एक आम आदमी की ज़िंदगी अगर उसका वेट इस खतरनाक हद तक बढ़ जाए तो तकरीबन 10 साल से 15 साल के करीब उसकी एज कम हो जाती है। जो उसकी नेचुरल एज है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं। सो हमारा जो क्राइटेरिया है वो एशियन पॉपुलेशन के लिए थोड़ा कम है। जो एशिया की एसोसिएशन है वो कहती है आप 40 पे नहीं बल्कि 37 पे करें ऑपरेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोटापा है वो ज़्यादातर पेट पे आता है और पेट का मोटापा यूरोपियंस का ज़्यादा अपर बॉडी पे आता है। पेट का मोटापा ज़्यादा सीरियस है। तो 37 BMI अगर है और अगर 33 BMI है जिसके साथ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है,
तो ये 2 इंडिकेशंस हैं सर्जरी की तरफ। और डॉक्टर साहब रिस्क की इसमें कोई बात नहीं होती, मतलब किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क फैक्टर इसमें नहीं है? देखें, जो 2 ऑपरेशन है ना, उसमें एक जिसमें मैदा छोटा किया जाता है, मैदा छोटा करने से आपकी डाइट कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉडी में जो स्टोर्स हैं फैट के वो खुद न्यूट्रलाइज। फॉर सम रीजन ये देखा गया है कि जिस दिन से ऑपरेशन किया जाता है उसी दिन से जो शुगर लेवल है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह शायद ये है कि जो पार्ट हम मैदे का निकालते हैं उसमें से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अभी तक अननोन है, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके, मगर उन हार्मोन्स के बॉडी में ना होने की वजह से शुगर ठीक होना शुरू हो जाती है। तो रिस्क इसमें 2 या 3 जो है, एक तो ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं मैदा छोटा करने का या बाईपास का, इसके लिए स्टेपलर्स इस्तेमाल होते हैं, इंसानी हाथ से सूचरिंग नहीं होती बल्कि मशीन से किया जाता है। इसमें लीकेज रेट होता है तकरीबन 0.1%, यानी आप तकरीबन आप समझें कि 200 या 300 पेशेंट्स में कोई एक पेशेंट है जिसमें लीक का चांस होता है, और उसको भी हम मैनेज करते हैं, चेक करना आता है। और दूसरा जो सिम्टम होता है वो बाद में अक्सर खाने के बाद अगर लोग ओवर ईट करें तो उल्टियाँ, मतली या सीने में तेजाबियत, इससे ज़्यादा इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, यूँ तो ये सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन ज़ाहिर है रोबोट भी इस्तेमाल और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी है। अब ऐसे में कॉस्ट क्या आती है इसकी? इसकी कॉस्ट एवरेज में जो मार्केट में अगर आप देखें ना तो 7 से 8 लाख रुपए कोई भी आप ऑपरेशन अगर डायबिटीज के लिए कराने चाहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी कॉस्ट में ये है कि हमने जो रोबोट बाय किया है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे की थी, ठीक है। पर प्रोसीजर जो हम सामान यूज करते हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का होता है। डॉक्टर साहब, ये ऐसा प्रोसीजर है कि ज़ाहिर अगर हम देखेंगे मोटापा बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, शुगर बहुत कॉमन है। अब ऐसे में अगर एक सरकारी अस्पताल में रोबोट कर रहा है सर्जरी जिसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, तो इसमें बहुत लोग चाहेंगे कि उनका ऑपरेशन हो जाए, तो फिर आप लोग कर पाएंगे? इतनी कैपेसिटी है हमारे पास? चूंकि हो भी फ्री रहा है, बेयर तो गवर्नमेंट करेगी इसका खर्चा। वो ये एक प्रोग्राम है जिसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध के अंदर बहुत एक्टिवली परसू किया है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, और उन्होंने इन्वेस्ट किया है हॉस्पिटल्स में, सारे के सारे जितने भी सिंध के हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। तो इस प्रोग्राम के हमें पैसे मिले हुए हैं, और अभी तो हमारे पास एक रोबोट है, हम दूसरे की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हैं। जब दूसरा रोबोट आ जाएगा तो हमारा प्लान ये है कि उसमें कम से कम 3 से 4 दिन इसी किस्म के ऑपरेशन किए जाएंगे। जो फंडिंग का जहां तक ताल्लुक है, बजट में पैसे मौजूद हैं और अभी हम काफी हद तक भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आवाम को भी पता होनी चाहिए कि अगर तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो जाए तो हम एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जरूर रखेंगे। जैसे अगर एक पेशेंट आता है जो फुली जिसको रिक्वायरमेंट है, उसको एक टास्क दी जाएगी कि भाई अगले 3 महीने में आपने अपना लाइफ, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ना है, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल, अगर आप सोते नहीं हैं या आपकी लाइफस्टाइल बहुत वियर्ड है, इसके अलावा आपको वेट का एक टारगेट भी दिया जाएगा कि अगले 3 महीने में आप एफर्ट करके 10 kg तो कम करें ना, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस सर्जरी। ठीक है, आई थिंक ये प्रोसीजर सेट करना भी बड़ा ज़रूरी है, वरना आप 2 रिपोर्ट भी हो जाए, 3 भी कर लें, बट मोटापा जिस तरह शुएब ने बात की, बहुत सारे लोग करवाना चाहिए। जब ऐसे में ज़ाहिर है जब लोग करवाना शुरू होंगे ज़्यादा, फिर ट्रस्ट भी बिल्ड करना शुरू होगा। पाकिस्तान में अभी भी देखा जाए तो रोबोटिक सर्जरी की अगर बात की जाए तो वो उस तरह से आम नहीं हुई हुई है। तो लोगों का ट्रस्ट सबसे पहले किस तरह से आप डेवलप करवाएंगे कि ये ट्रस्ट है और लोग इस तरफ आएँ? क्या अवेयरनेस के लिए कुछ कर रही है? देखिए, डायबिटीज की अवेयरनेस के लिए, और डायबिटीज देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोटापा एक दुश्मन है, और तकरीबन आप समझे हर और डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल इलनेसेस। आप इसको सीरियसली लेंगे। अगर किसी की फैमिली में ऐसा कोई पेशेंट है, अभी जो मैंने ये सर्जरी 20 साल पहले शुरू की थी, और मैं उस जमाने में जब लोगों को कन्विंस करता था तो उसमें होता ये था कि बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स के पास भी अगर वो जाएं तो कहते हैं कुछ नहीं बेटा, खाना पीना कम कर, एक्सरसाइज कर, वजन कम हो जाएगा। ये इतना आसान इक्वेशन नहीं है। इसके लिए आपको एक पूरा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ता है। आपकी जीन्स जो हैं अगर वो आपको मोटापे की तरफ लेके जा रही हैं तो आपको उसको फाइट करना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर तो अब तकरीबन इस्टेब्लिश हो गया, मगर आपके चैनल की और ये जो इतनी मीडिया हाइप मिली, आप ये समझें कि रोबोट से हमें वो फायदा हुआ जो हम लेप्रोस्कोप से ना कर सके। बिल्कुल ठीक है, और ज़ाहिर है हम उससे फ़ायदा उठा भी रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना भी, ज़्यादा रोबोट्स होंगे तो चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी। चूँकि वाकई अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम की बात करें उसमें ऑलरेडी बहुत दबाव है। अब ऐसे में अगर ऐसी सर्जरीज हो रही होंगी, ऐसे प्रोसीजर्स हो रहे होंगे कि लोग बीमार कम होंगे, फिर ज़ाहिर है डायबिटीज जिसने उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल डिजीज, मोटापा एक बड़ी बीमारी है, तो वाकई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया
साथ मौजूद थे, गुफ्तगू देख लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। पाकिस्तान में पैदाइशी अमराज़ क़ल्ब का मसला बढ़ रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 60,000 बच्चे दिल के मुख्तलिफ अमराज के साथ पैदा होते हैं जो अक्सर जानलेवा साबित होते हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन एक NGO है, इस मसले पर काबू पाने के लिए कोशिश है और ये मुल्क में पहला चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इनके साथ साथ दिल की बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए ऑपरेशन, उनके इलाज के लिए फ़ंड्स जमा करते हैं और अब तक बेशुमार बच्चों के इलाज में मदद फराहम कर चुके। 2012 से इन्होंने ये सफ़र का आगाज़ किया और अब तक तकरीबन 4,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको एक नई ज़िंदगी ये इदारा दे चुका है। इस इदारे के CEO फरहान अहमद साहब साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फरहान साहब, ज़ाहिर है ये बड़ा कॉमन हो गया है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का, अब ऐसे में कोई अफोर्ड कर भी सकता हो, तब भी हम देखते हैं कि बड़ा महंगा ये इलाज होता है। तो एक तो मामला हुआ कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, एक है कि चलो वो चंद लाख दे सकते हैं, अदरवाइज बहुत महंगा ऑपरेशन होता है। ऐसे में कोई आपकी NGO से कैसे कांटेक्ट कर सकता है, आपकी पॉलिसी क्या होती है, किस तरह आप लोग सपोर्ट करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जी, जितने भी बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं पूरे मुल्क में, उन तक पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है। तो पेरेंट्स जो कि नॉन अफोर्डिंग हैं वो अपने बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट को पहले ये बता सकते हैं कि जी मेरे पास फॉर एग्जांपल पूरे पैसे नहीं हैं या लिमिटेड फंड्स हैं, तो आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। तो वो हमें रेफ़र कर देते हैं, फिर हमारा अपना एक कॉल सेंटर है, उसके थ्रू रेफरल आ जाता है। फिर तीसरा, हमारा सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, वहाँ से रेफरल आ जाते हैं। फिर अगर कोई गूगल पर लिखे फ्री हार्ट सर्जरी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइट तक पहुंच जाता है। तो हमारी पहली कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द बच्चे हमारे तक पहुंच जाएं, क्योंकि अगर डायग्नोसिस लेट हो जाए तो जो दिल का सुराख है वो मल्टीपल बीमारियों में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद जी हमारी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होती है, वो तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर अंदर डिसाइड हो जाता है कि पेरेंट्स जो है ना वो कितना % अफोर्ड कर सकते हैं या बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ दोज 4,000 मेजॉरिटी ऐसे हैं जो बेचारे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर हमारे मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, ज़कात की क्राइटेरिया अलग है, डोनेशन का क्राइटेरिया अलग है। बहरहाल जो हमारे तक पेशेंट पहुंच जाता है उसकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सर्जरी हो जाती है जी। और फरहान साहब, अब तक कितने बच्चों का आप इलाज कर चुके हैं, मुफ्त इलाज? जी, 2012 में जब फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी जी, पहले साल 2 बच्चों का इलाज हुआ था। लास्ट ईयर अल्लाह के फजल से 609 बच्चों का इलाज हुआ। अब ऑल टुगेदर अगर मैं इसमें OPD ना डालूं तो 4,100 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया है जी। माशाल्लाह। अच्छा फरहान साहब, एक और बात, हम जब एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त वो कहाँ तक पहुँचा है, चूँकि हम कुछ विजुअल देख रहे हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर है। दूसरा ये कि ये बन जाने से क्या फ़ायदा होगा, इलाज भी होगा, चूँकि रिसर्च की बात है, तो क्या इससे ऐसा मामला भी हम देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मामला सामने आ जाना कि अच्छा वो कोई हार्ट डिजीज़ है या कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसको ट्रीट किया जा सके? जी, बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया आपने। हमारे मुल्क में जो मल्टीपल इश्यूज़ में से एक बहुत बड़ा मसला पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। अगर मैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक बात करूं तो पूरे मुल्क में सिर्फ 60 से 70 बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पूरे मुल्क में तकरीबन 15 से 20 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं। अगर हम क्वांटम ऑफ डिजीज़ की बात करें, जैसे आपने कहा 60,000 बच्चे ये सालाना मर्ज़ लेकर पैदा हो रहे हैं और पहले 1/3 बच्चों को पहले साल में किसी ना किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। जब हमने फाउंडेशन का आगाज़ रखा तो बच्चों की ट्रीटमेंट तो हम ज़रूर करवाते रहें, लेकिन कैसे इस बीमारी को जड़ से दूर किया जाए। तो अल्लाह के फजल से फिर हमने 2016 से बच्चों के हार्ट के हॉस्पिटल पर एफर्ट शुरू की। 2021 में इसका संगे बुनियाद रखा। आज अल्लाह के फजल से ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि वो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। इस पर तकरीबन कोई 80 करोड़ रुपया लग चुका है और हमारा टोटल हदफ है तकरीबन 6 अरब रुपए का, जिसमें से हमने छोटे छोटे हदफ में इसको डिवाइड किया हुआ है। अब हमारी पहली कोशिश है कि फिनिशिंग जो है ना वो बिल्डिंग की कर ली जाए फ्लोर वाइज, और पहला हदफ है इंशाल्लाह हमारा OPD को स्टार्ट करना, जो कि इस साल के आखिर में कोशिश है कि हम दिसंबर 2024 में OPD स्टार्ट कर देंगे। तो फरहान साहब, ऐसे में जाहिर है बहुत सारे लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है कि वो भी इस नेक काम के लिए साथ जुड़े रहें आप लोगों के साथ। तो राब्ता कैसे कर सकते हैं, और कोई किसी को अगर नीड है या कोई सपोर्ट करना चाहता है, आप तक कैसे पहुँचे? जी, हमारी वेबसाइट है www.pchf.org.pk। फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। फिर गूगल पर अगर आप सिंपली बच्चों के हार्ट के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट पर ही आता है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर हमारी कलेक्शन जो है घर से भी हो सकती है। सब बड़े बैंक्स अकाउंट में हमारे अकाउंट मौजूद हैं। ज़कात के अकाउंट अलग हैं, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के अकाउंट अलग हैं। फिर वॉलंटियर प्रोग्राम है काफ़ी हमारा एक्टिव। देखें, 2 इश्यूज़ हैं बहुत बड़े। एक तो इस बीमारी की आगाही नहीं है,
और अर्ली डायग्नोसिस अवेलेबल नहीं है। तो हम मैसेज तक ये बात आपके चैनल के तवस्सुत से पहुँचाना चाहते हैं कि लोग हमें एज ए वॉलंटियर भी ज्वाइन करें, हमारे सोशल मीडिया को लाइक एंड शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों तक हमारी रसाई पहुँच सके और लोग हम तक रब्ता कर सकें। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट इस शर्म में ही रहते हैं कि भाई मैं 2 लाख तो है, 4 लाख मैं एडिशनल कहाँ से लेकर आऊँ। अगर वो हमारे इदारे से रब्ता कर लेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट बाकी आप लोग पे कर देंगे और इस तरह उस बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी। और मैं ज़रूर एक बात ऐड करता हूँ, किसी भी एक हॉस्पिटल में अगर आप जाएँ, कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल में, वहाँ जाके जब आप बच्चों को देखें, उन मासूम से फूल जैसे बच्चों को, बिल्कुल 6-6 महीने के, 4 महीने के, 8 महीने के बच्चे होते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं, माँ बाप इतने परेशान होते हैं, कभी अल्ट्रासाउंड करवाना है, कभी कोई और टेस्ट कराना, नहीं होते उनके पास पैसे, उनको मालूम भी नहीं होता कहाँ जाना है उन लोगों ने। तो ऐसे में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, मालूम हो कि अच्छा क्या इंटरवेंशन होनी है, कब होनी है, फिर इस इदारे से मुंसलिक हो जाएँ, तो जिस तरह से ये उनका हाथ थामते हैं उस तरीके से पेरेंट्स के लिए बड़ी आसानी होती है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि और वो कह रहे हैं गाइड करते भी हॉस्पिटल्स। फरहान साहब बहुत शुक्रिया। साथ है नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, यूँ तो आप तकरीबन डेली बेसिस पर उन्हें हमारी ट्रांसमिशन में देखते हैं, PSL की ट्रांसमिशन, लेकिन आज बात हम PSL से ज़्यादा उनकी अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक करेंगे, उनके करियर से मुताल्लिक करेंगे। और जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता। लाहौर से उनका ताल्लुक है, गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलना, और फिर किस तरीके से पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन, एक स्ट्रगल यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में रहती है, उनकी क्या स्ट्रगल रही, कैसे वो सिलेक्ट हुए, कैसे उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए खेला, तो मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लोग पाकिस्तान के लिए खेले कमाते हैं, मैंने तो लगाया भी है उस दौरान। ये बड़ी खूबसूरत बात है। और ओवरऑल की पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि बड़ी पॉजिटिव अच्छी वाइब्स आ रही होती है। तो आज जरा मुलाकात करवाते हैं आपकी सकलैन मुश्ताक साहब, साबिक हेड कोच। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान अच्छा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सकलैन में थोड़ा सा बचपन में लेके जाते हैं हम आपको। पहले तो रमज़ान की मुनासबत से, बचपन का रमज़ान और आज का रमज़ान कितना मुख्तलिफ है? वाकई बहुत फ़र्क है। वहाँ बचपन में जब होते थे तो एक गहमा गहमी होती थी। अब तो क्योंकि रमज़ान है, बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हुई होती हैं, ज़िम्मेदारी हैं, तो उसमें आप रमज़ान में रोज़े भी रख रहे हैं, बट वो ज़िम्मेदारियों के बीच में भी होते हैं, तो मिक्स फीलिंग्स होती हैं। बचपन में आप रमज़ान को फिर पूरा रमज़ान पूरा सेलिब्रेट करते हैं, फिर मस्जिदों में रहना, मस्जिदों के काम करना, क्योंकि तरावी होती थी, सफ़े बिछाना, सफाई सुथराई, ये वो। मैं अंदरून शहर से हूँ, बिल्कुल किला गुजर सिंह, तो हमारे तो मस्जिदें 3-4 अराउंड में थी। तो सारे जो यंग बच्चे होते थे वो मस्जिदों में जो पढ़ते भी थे, फिर मस्जिदों की खिदमत भी करते थे। तो रमज़ान का एक महीना था, एक गहमा गहमी होती थी। फिर तरावियों के बाद हमने बैठना, अगले दिन की तैयारी करना, फिर रोज़े भी रखना, गर्मी के रोज़े भी आना, तो वो सारी चीज़ें जितने, वो एक अजीब फ्लेवर था। अब क्योंकि जिम्मेदारियों में है, रोज़ा भी है, थोड़ी सी चेंज हो गई है, चेंज हो गई है, थोड़ा दिमाग खुल गया है, तो वो इबादत में जाना, फिर कुछ इस तरह करना, वो डिफरेंट है। छत पे ज़्यादा खेली, गली में ज़्यादा खेली कि ग्राउंड में ज़्यादा खेली? 10-12 साल तक तो छत पे बहुत ज़्यादा खेली। 12 से 14-16 तक गली मोहल्ले, सिनेमा हॉल की पार्किंग, कब्रिस्तान में क्रिकेट खेली जी। वो ये हमारे था बीबी पाक दामन, एक कब्रिस्तान था, वहाँ पे जाते थे, जहाँ पे कोई सीधी सरफेस होती थी कब्रों के बीच में, वहाँ ईंटें लगा के क्रिकेट खेलना, मतलब जहाँ मौका मिला बस, जहाँ क्रिकेट मिली खेल ली। क्योंकि उस वक्त जुनून होता, जुनून अब भी है, बट उस वक्त बहुत जुनून था। हर जगह पे क्रिकेट होती थी, फ्राइडे की छुट्टी होती थी, सड़कें, बाजार, पार्क्स, इवन कब्रिस्तान भरे होते थे, हर जगह क्रिकेट बच्चे खेल रहे होते थे। तो कभी टूर्नामेंट निकल आता था। हमारे ज़माने में टूर्नामेंट क्या होता था, हम लोग मिठाई का डब्बा लगाते थे, शर्त जो जीतेगा वो मिठाई 1 किलो मिठाई का डब्बा खाएगा। या फिर ये होता था नाश्ता कर लेते थे, पाए और नान और ये कुछ इस तरह की, वो वही जश्न होता था, वही जश्न होता था। तो कभी धर्मपुरा की साइड पे जाते थे उन बच्चों के साथ जब मैच होता था, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो हमें धर्मपुरा भी लगता था, गड़ी शॉ भी लगता था, लक्ष्मी चौक, लाहौर होटल, किला गुजर सिंह, निस्बत रोड, ये सारे थे। तो अपने एज 4-5 स्कूल भी थे, तो फिर आपस में उनके स्कूल के मैचेस भी होते थे, प्लस फिर मोहल्ले के मैचेस भी होते थे। तो इसीलिए कब्रिस्तान की जो क्रिकेट थी वो धर्मपुरा साइड में। ऐसे में कितनी मरतबा बैट तोड़ा? बैट तोड़ा, काफी बैट भी तोड़े, खिड़कियां भी तोड़ी, सर भी फोड़े। नहीं अच्छा गुस्से आ जाता था? नहीं, गेंद में लग के वो हो जाता है। इस तरह भी ये भी हुआ। क्रिकेट ने सकलैन भाई क्या दिया आपको? नाम तो दिया,
हाँ ओबियसली आई थिंक क्रिकेट को आप छोड़ दें, पाकिस्तान ने सब कुछ दिया। पाकिस्तान की वजह से क्रिकेट भी है और पाकिस्तान के लोगों ने सब कुछ दिया, उन्हीं की वजह से है। आप मोहब्बत करने वाले लोग जब मोहब्बत से बात करते हैं तो बता नहीं सकता है जो खुशी जो मिलती है, जो कहते हैं ना कि पता नहीं कितने लीटर खून बद गया, माशाल्लाह, वो एक कंटेंटमेंट मिलती है, फिर सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर आप मेरा अगला सवाल यही था, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन या सक्सेस अगर हम कह लें, क्या है आपकी नज़र में? यही जो लोग इज्जत कर दें, जो लोग मोहब्बत से मिले, इससे ज़्यादा पैसा तो नहीं देगा आपको कंटेंटमेंट। सही बात है। आपने जो किया, आपको जो सराहा जाएगा, वही तो कंटेनमेंट है, वही तो सेटिस्फेक्शन है कि यार आई डन समथिंग फॉर यू गाइस और फॉर माय कंट्री और फॉर माय पीपल ऑफ पाकिस्तान। यस, यही चीज़ें हैं, पैसा चीज़ें तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि इंसान भटक जाता है, मतलब गुम हो जाता है कि अचानक से शोहरत संभाली नहीं जा रही, अचानक से पैसा संभाला नहीं जा रहा। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ और उसके बाद अपने आप को आप सीधे रास्ते की तरफ लेकर गए? कुछ ऐसा कोई वो लम्हात थे आपकी ज़िंदगी में? देखिए, हर इंसान के साथ ये आएगा ज़रूर, क्योंकि शैतान ने भटकाना है। दो काम करता है शैतान। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जो उल्मा और बुज़ुर्गों से सुना, आलिम नहीं हूँ बट मैं उनकी सोहबत में जाता हूँ, बैठता हूँ, सुनता हूँ। शैतान दो काम करेगा, वर्गलाएगा और भटकाएगा, और ये मौत तक चलना ही चलना है। हाँ, कितना वर्गल आ गया और कितना भटका गया, यानी कितना दूर निकल गए और कितना ज़्यादा दिमागी एतबार से आप वर्गल आ गया, आपको ये देखना पड़ेगा। जाएगा हर बंदा, सीधा कोई भी नहीं जाएगा, कोई ना कोई इधर भटकेगा ज़रूर। वापस जितनी जल्दी आ जाए और इतना दूर ना जाए, वो बेस्ट चीज़ है। हाँ, मैं भी गया बट इतना दूर नहीं गया, इतना वर्गलाया भी नहीं गया, वापस आ गया। कभी हम लोग जाते थे, जैसे हम पाकिस्तान टीम में आए, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया गए 96 में, तो वहाँ उन्होंने हमें क्राउन कैसीनो में वो एक था तो दावत थी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया। हमारे लिए वो मना है कैसीनो जाना और उस माहौल में जाना, ये सारी चीज़ें जो आती हैं अल्कोहलिक चीज़ें, ये हमारे लिए मना है, ऐसी जगह पे जाना मना है। और मैं बीइंग किलागो जशिंग में पैदा हुआ, मेरी बैकग्राउंड ऐसी थी, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा ये सारा देखा मैंने, एक्सपोजर एकदम क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी जगहों में जाना, तो फिर अगेन वालिदैन का ख्याल आता था कि यार हाँ, इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना। ठीक है, आ गए इस चीज़ में, सिचुएशन में, चलो किसी तरीके से हैंडल करो, टैकल करो। अभी भी आना जाना होता है, इन लोगों पे उठना बैठना होता है, वहाँ पे ऐसी महफिल मजलिस हो जाती है, बट हम लोग अवॉइड करते हैं। 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, सारी प्रोहिबिटेड चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन ज़रा अपने आप को रोका होता है। वो मेरे वालिदैन जो है वो सामने आते थे, मेरी वालदा ख़ास तौर पे आ जाती थी, तो आई थिंक ये बहुत वो चीज़ थी। तो इंसान जाता है, बट ये है कि तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने रखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे याद पड़ता है एक आलिम ने बात की थी, जो मेरी ज़िंदगी में चेंज आया ना, इस चीज़ ने मुझे बड़ा सुकून दिया, और मैं जब भी कभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा हल्का फील करता हूँ मैं। कि एक आलिम से मैंने सुना, वो फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, गुनाहगार है तू, तेरे से गुनाह होगा, जो मफहूम है, अगर गुनाह हो जाए तौबा कर, मैं माफ़ करूँगा। तेरे से फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा कर, मैं फिर माफ़ करूँगा। तू गुनाह करता जा, तौबा करता जा, मैं माफ़ कर जा, मैं माफ़ करता रहूँगा। तू गुनाह करता करता थक जाएगा, मैं माफ़ करता करता नहीं थकूंगा। अब ज़रा बात करते हैं शादाब की। हाँ, शादाब कैसा दामाद है? बहुत अच्छा लड़का है। मैं ये नहीं कि मेरा दामाद है इस वजह से कह रहा हूँ, ऑब्वियसली हर बाप अपनी बेटी के लिए चाहता है कि उसके लिए बेस्ट सही जोड़ा मिले, बेस्ट पार्टनर हो। मेरी तो पहले सोच ये थी कि क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, वो इस वजह से, हाँ, वो इस वजह से कि एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ नहीं होती क्रिकेटरों की, ट्रैवल हर वक्त ट्रैवल। मैं आई फील सॉरी फॉर माई वाइफ और आई फील सॉरी फॉर माई किड्स एज वेल। मैं उनको उतना टाइम नहीं दे पाता। मेरी छोटी बच्ची है, वो मेरे से बहुत अटैच है, बहुत, हर रोज़ बेचारी अभी बीमार थी, तो मैं इधर बैठा हूँ, वो इंग्लैंड में बैठी हुई है, तो मेरे बच्चे जो है मैं उनको टाइम नहीं दे पाता। ये बहुत बड़ा वो जो है अलमिया है, और आजकल के दौर में अगर बाप बच्चों के सर पे नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसी लाइमलाइट वाली ज़िंदगी थोड़ी सी आर्टिफिशियल लाइफ हो जाती, आप रियलिटी से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना चलते शुरू हो जाते हो। और फिर तीसरा ये है कि जब आप बाहर जाते हो तो जो आपका अपना टाइम है, फैमिली का टाइम है, वो भी आपका अपना टाइम नहीं, फैमिली का टाइम नहीं, वो भी लोगों का। वो कहते हैं जी आप जो है हमारी प्रॉपर्टी है, ये लोग क्लेम करते हैं, विच इज़ नाइस, विच इज़ गुड एज वेल, बट उनको भी समझना चाहिए कि फैमिली, बच्चों का भी टाइम है, पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ जो है ना वो हो जाती है। तो ये 3-4 ऐसे जो एलिमेंट्स थे, तो मैं अक्सर यही कहता था
बट मैं जब हेड कोच था मैंने देखा नमाजी है, अच्छा है, टीम मैन है, कोई बुराई नहीं थी, सबके साथ अदब अदाब इज़्ज़त ये वो सारा कुछ था। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह होगा। बस ऐसे ही एक मैच पे लाहौर में मेरी फैमिली गई, इनकी फैमिली गई, इनकी वालदा ने मेरी बॉक्स में बैठे हुए थे, सही से, तो वालदा ने मेरी बेटी को देखा, वो रिश्ता ढूंढ ही रहे थे। तो इनकी वालदा ने जब देखा, वो घर आए, हमने घर मूव किया था इधर ही बहरिया में, तो मुबारक देने के लिए आ गए। मैं कराची में था, तो मेरी वाइफ को समझ आ गई कि ये आए हैं तो इसका मतलब है कोई बात है। अच्छा, उसने कुछ 2 या 3 हफ्ते बाद छुपाए रखी, मुझे नहीं बताया। फिर कराची में मुझे मिलने के लिए आई, तो जब उसने देखा कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हैं, मैं अच्छे मूड में हूँ, फिर उसने मेरे सामने बात रखी। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ये क्या बात कर दी तुमने? कहती मैंने क्या बात करनी है, उधर से बात हुई है। मैंने कहा अच्छा मुझे सोचने दो। फिर 2 हफ्ते ऐसे गुजरे, फिर मैंने एक दिन फिर फ़ोन आया इनकी वालदा का, मैंने कहा चलो यार बुरा लगता है, बड़े हैं, बुला लेते हैं। घर आए तो उनकी वालदा से जो मेरी पहली मुलाकात हुई, उनके वालिद साहब से जो पहली मुलाकात हुई, वो मेरा दिल ही बदल गया, मेरी सोच ही बदल गई। इतने सिंपल सादा लोग, और जो मैं चाहता था, मैंने कहा कि शायद ये अल्लाह ताला की ही तरफ से। और उन्होंने कहा मुझे कि बेटा देखो ये तुम्हारी बेटी है, ये हमारी भी बेटी होगी, अल्लाह हमेशा खुश। आमीन। फिर दोनों ने कहा कि चाहे बादशाह हो, फ़कीर हो, अगर उसकी बेटी, उसकी शादी तो होनी है, तो तेरी बेटी की भी शादी होगी, चाहे बादशाह फ़कीर। और देखिए सकलेन भाई, नसीब की भी तो बात होती है ना, कि कैसे भी आप, एक टाइम था आप सोच भी नहीं सकते थे क्रिकेटर से अपनी बेटी की शादी करेंगे, बिल्कुल। और उसके बाद देखिए अल्लाह ने दिल कैसे बदली, क्योंकि वो नसीब में था तो वो मिलना ही था। जी बिल। फिर उन्होंने फिर 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जो ख्वाहिश है वो 2 है, और वो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। मैंने वो क्या कहने की, मेरे बेटे की ख्वाहिश ये है कि मेरे लिए लड़की मेरी माँ देखे। हालांकि ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास जब मैं भी था तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने भी अपनी शादी अपनी मतलब की पसंद की हुई है। सही। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं चाहती, वो मेरा बेटा चाहता है कि मेरी बहू जो, हाँ नहीं, माँ की पसंद से हो। दूसरी उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरी जो बहू हो या मेरी जो बीवी हो, सॉरी मेरी वाइफ जो हो, वो पूरा पर्दा करे। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं भी यही चाहता था कि वो जाए और पूरे पर्दे में चली जाए। तो मैंने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे वालिदैन तो है नहीं, तो मैंने कहा वो बड़े हैं उनसे पूछूंगा, मेरे बड़े भाई हैं उनसे पूछूंगा, बहनें हैं उनसे पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊँ कि नहीं अभी मुझे जवाब चाहिए। और उन्होंने इतनी अभी चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे टाइम, कि नहीं मैं जा ही नहीं रही, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगी। हाँ मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची समझ के पालूंगी, इसकी तरफ से तुम्हें कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं इसकी गारंटी जब तक मेरी ज़िंदगी है। मैंने कहा आप तो बातें जो कर रही हैं वो तो दिल मोह ही ले गई, बट मुझे बड़ों को ऑन बोर्ड करने दें। हाँ। कहने लगे नहीं वो हमने जाना तो नहीं, हाँ ही करनी। फिर मैंने इनको कहा कि मैंने कहा मैं आपके घर आऊँगा, अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लेके आऊँगा, मेरी बेटी जो है उससे मैं पूछूंगा, अगर उसने कुछ मुझे कहा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद फैसला नहीं कर सकता क्योंकि शरीयत भी यही कहती है जो बेटी कही। बिल्कुल। मैंने उनसे 1 दिन का टाइम लिया। 1 दिन के बाद मैंने अपनी बेटी से भी पूछा, मदर इन लॉ फादर इन लॉ भाइयों सबसे पूछा। मेरी बेटी ने कहा कि आई वांट टू हैव अ लिटिल चैट विद हिम, आई वांट टू सिट विद हिम। सही। तो मेरा लाइफ पार्टनर है तो मैं उसके साथ 10-15 मिनट खुद, मैंने तो उसको कभी देखा नहीं ऐसे जो होता है ना बंदा को पूरा इस तरह करके, वो कि मैंने ना कभी बात की ना कुछ और वो, बट मुझे थोड़ी सी, मैंने कहा ठीक है। हम लोग उनके घर चले गए। अच्छा उसने कहा जो आप फैसला करें, मेरी बेटी ने जो आप फैसला करें। तो मैंने उनसे तीनों से राय ली, भाइयों से मैंने पूछा हुआ था कि आप बताएं। उन्होंने कहा अच्छे हैं, सिंपल सादा लोग हैं माशाल्लाह, दीनदार हैं, बापर्द हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी हाँ ठीक है, बट इसको हम बाकायदा कोई प्रोग्राम रख लेंगे। उनकी वालदा ने उधर ही अंगूठी उतार के ना बना दी, शायद आपको बुला के कहीं तुम अंगूठी बनाओ, और एक और अंगूठी उतारी मेरी बेटी की अंगूठी बनाओ, उधर ही एंगेजमेंट हो गया। काम खत्म, एंगेजमेंट हो गया। बस उन्होंने कहा और मौका नहीं देना सोचने का भी। अच्छा अब वो बोलते हैं सराइकी। अच्छा हाँ। उनकी वालदा सही, बहुत ही सिंपल सादा है, बड़ी मीठी ज़बान है। हाँ। तो 2 दिन के बाद उन्होंने कहा हम आएंगे। तो बात हो रही है सराइकी में मेरी वाइफ के साथ। मेरी वाइफ जो है उसकी मदर लैंग्वेज जो है वो है उर्दू। ओके। बट
इंग्लैंड में पली बड़ी तो उसकी जो पहली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, दूसरी उर्दू है। पंजाबी समझती थी मेरी वालदा की, और सराइकी तो ऊपर से गुजर जाती है। अब वो बात हो रही है वो सराइकी में, और वो सुन्नी जी हाँ अच्छा ये वो फलाना फलाना फलाना। तो हमने कहा, कहने कि हम 20-25 लोग आएंगे। तो वी थॉट कि अब बाकायदा एंगेजमेंट होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है 20-25-30 लोग हम भी ले लेंगे। तो मैंने एक हॉल बुक करवाया, गए तो वो गए तो कहने लगे हम तो समझे थे निकाह होगा, मंगनी तो हो गई थी। हमने कहा तो ये मंगनी हो रही है। तो ये हुआ उस दिन निकाह फिर ऐसे हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने कहा ये तो मंगनी हुई दोबारा मंगनी। हाँ दोबारा जो है सारे आ गए ना, कुछ ऑन बोर्ड हो गए, कुछ और लोग, इस तरह वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम चले गए तो वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अगले दिन इनकी वालदा फिर आ गई, कहेंगे हम तो समझे थे निकाह होगा। हमने कहा इतनी जल्दी तो हमने सोचा भी नहीं। कहते नहीं अभी तो निकाह होगा। तो ये यकीन करो कि फिर मैंने भाइयों को फ़ोन किया जो लाहौर से आए हुए थे। मैंने कहा वो निकाह करना चाह रहे हैं। तो मेरी अपनी भी सोच ये थी, मैं ये चाहता था कि निकाह रुखसती जो है ना वो जल्दी हो जानी चाहिए, जो भी कुछ है उसमें ये लवाजमात और ये सारी चीज़ें मेरी अपनी सोच थी। बहरहाल उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। मैंने भाइयों को कहा, भाई कहते यार बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं अब हम कैसे आए। तो एक दिन बाद, ये 2 दिन पहले ये हुआ, एक दिन बाद निकाह की बाकायदा वो तकरीब हुई। ओके। पूरे पाकिस्तान में जब लाइट गई हुई थी ना, पूरे पाकिस्तान में, याद है? मुझे याद है। उस दिन हमारे घर पे आए। ओके। और निकाह मैंने पढ़ाया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। निकाह मैंने पढ़ाया, घर पे निकाह हुआ, लाइट पूरे पाकिस्तान की गई हुई थी अंधेरे में। तो जनाब निकाह वगैरह पढ़ाया, दुआ की। जब हो गया तो मेरी वाइफ जो है वो टीम में जब मेरे साथ होती थी वो शादाब से वो करती थी पर्दा। अब वो मदर इन लॉ बन गई, निकाह हो गया। तो वो दोनों अंदर बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो तुम्हें तुम्हारी बेगम से मुलाकात करवा दें, जो निकाह हो गया। तो जब अंदर गए तो मेरी वाइफ इधर खड़ी थी, वो इधर खड़ी थी, अंधेरा बिल्कुल। अंदर गए, थोड़ी सी मोबाइल की लाइटें। मैंने कहा शादाब ये मेरी बीवी और ये तेरी बीवी मैंने कहा तुझे बता दूं अंधेरे में तो सारी कि ये मेरी बीवी, ये तेरी बीवी, अच्छा ये तेरी मदर इन लॉ। तो उसने कहा देखे मैं भाभी कहता था, मैं भाभी कहूँगा। आपको सैकी भाई कहता था, सैकी भाई। मैं कहा फिर ये भाभी। अच्छा, ससुर के बाद भी अब वो आपको सैकी भाई है, और जो मदर इन लॉ है वो भाभी है। और उसी तरह चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इज सच अ लवली गाय, डाउन टू अर्थ, हम्बल, बैकग्राउंड इसकी बहुत सिंपल सादा किस्म के लोग हैं। We enjoy each other माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा खुश रखे। इतना मज़ा आ रहा है आपकी बात सुन के। हम बिल्कुल गुम हो गए। वक्त इतना मुख्तसर था लेकिन बड़ा मज़ा आया। किसी और नशिस्त में हम और बातें बड़ी पूछेंगे आपसे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। रमज़ान और हम में बड़ा मज़ा आया। इस सेगमेंट का एक ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। रमज़ान और हम में हमारा स्पेशल सेगमेंट क़ससुल अंबिया, और आज इसमें हम बात करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की। कौम समूद के पैगम्बर थे, और वो कौम जो नहायत ताकतवर, ज़बरदस्त शान और शौकत की मालिक थी, जो पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने के फ़न के माहिर थे। मगर ये अपने हाथों से तराशे हुए 70 बुतों की परस्तिश करते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें उस काम से रोकने और तौहीद के रास्ते की तरफ बुलाने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जो 120 साल तक उस कौम की तबलीग करते रहे, जिसका कौम पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उन्होंने मोजज़े से पैदा होने वाले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को ही कत्ल कर दिया। इस पर उन्हें हौलनाक आवाज़ की सूरत में अजाब ने आन लिया। तो आज हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और जिस तरीके से हम उन हालात का जिक्र करते हैं डेली बेसिस पर, जब हम क़ससुल अंबिया इस सेगमेंट में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। स्कॉलर डॉक्टर खुर्रम इलाही साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज के इस सेगमेंट में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हालात कुछ तो ज़्यादा हम बता पाएँ, लेकिन एक्सप्लेन कीजिएगा वो हालात क्या थे, वाक़यात क्या थे, वो कौम किस कदर तबाही की तरफ चली गई थी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे। ये बिल्कुल कौम आद की तरह की कौम थी। हज़रत सालेह तकरीबन कौम हज़रत हूद के 100 सालों बाद आ गए थे, और आद और समूद इट्स लाइक अ हैंडी नेम, ये बिल्कुल एक ही तरह के थे। और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इरम के आगे बेटे आमिर, आमिर के बेटे समूद की कौम है। और फिर यहाँ पे कुरान ने कहा कि हमने आपका भाई साले आपकी तरफ भेजा, यानी ये समूद एक बेटे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में आते 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 उनकी तरफ जब वो राह रास्त से हटे तो उनकी तरफ जो पैगंबर भेजे उनको हम हज़रत साले कहते हैं। अच्छा, ये कौम आज तक, और कुरान में भी जिक्र है, क्या तुम देख सकते हो जाके इनकी ज़िंदगियाँ खंडरात हो गई, और वो खंडरात पेट्रा है। अगर आप जाएं और गूगल पर भी पेट्रा लिखेंगे तो आप देखेंगे कि पहाड़ों के अंदर बने हुए
खूबसूरत शान व शौकत वाले महल, और इतनी लंबी उम्र इनकी होती थी, जैसे हमने कल भी बात की कि इनकी ज़िंदगियों में इनके घर खंडर बन जाते थे क्योंकि इन लोगों की ज़िंदगी इतनी अच्छी थी। हज़रत सालेह ने जब जाके इनको तबलीग की तो इन्होंने कहा कि अरे भाई देखो, शान व शौकत हमारे पास, दौलत हमारे पास, सेहत हमारे पास, घर हमारे बड़े, ज़मीन हमारी अच्छी, भाई तुम्हारे पास क्या है? अपनी हालत देखो, अपनी फ़कीरी देखो, तो मुझे लगता है तुम्हें कोई बद्दुआ लगी हुई है और तुम पागल हो गए। और ये दीवानगी की बात उन्होंने की हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर मेरे ख्याल से उनको असूलन जो जवाब है वो दिया, जिसको अगर इकबाल की ज़ुबान में लें तो वो ये था कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, कि जो आशनाई की लज्जत है वो आपको पूरी कायनात की शान व शौकत और दौलत से दूर कर देती है। ऐसी ही बात अरब वालों ने आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी की थी। जब चचा जान आए तो आपने फरमाया दाएं हाथ पे सूरज बाएं पर चांद, अब जिसको देख बैठा हूँ अब मैं वापस ना करूँगा। यही बात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ज़्यादातर नोमैड्स की तरह रहते थे, उनका कोई घर नहीं था। वो कहते थे भाई इंट्रोपिक है ये कायनात, तो खसारे वाली, जो जगह गिर रही हो वहाँ पे अच्छी सियाहत करो, चीज़ों की कशिश हासिल करो, एक अच्छी तहजीब बनाओ और अगली दुनिया की तरफ कूच करो। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी ना माने। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत तबलीग की। आखिरकार उन्होंने कहा कि हम अपने 70 पढ़े लिखे लोग आपकी तरफ भेजेंगे, जनाबे वाला आप हमें कोई मोजज़ा दिखा दीजिए, अच्छा हम आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा, मोजज़ा कहते हैं अक्ल का आजिज़ आ जाना। अब मैं यहाँ पे एक बात अपने सामने नाज़रीन के लिए कहना चाहता हूँ कि आप जब ये हमसे कसस सुन रहे होते हैं तो इन बातों का भी ख्याल रखें। अक्ल की हदूद है, अक्ल ने बड़ी बड़ी चीज़ों को हतमी माना। न्यूटन की फिज़िक्स का इससे आगे कुछ होगा ही नहीं। दाखिले के लेटर छपे के फिज़िक्स में दाखिला ना लो, यार ये तो मुकम्मल हो गया। हमें एक नई दुनिया क्वांटम फिज़िक्स देखनी पड़ी। हमने हर फील्ड में देखा कि अक्ल ने अपनी हदूद को तब्दील किया। ऐसे ही अक्ल आजिज़ आ जाती है पैगंबर का मोजज़ा देके। तो मोजज़ा कहते हैं अक्ल का आजिज़ आ जाना, यानी अक्ल का हैरान और शशदर रह जाना कि ये तो मेरी हदूद व क़यूद से बड़ा मंजर मेरे आगे आ गया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें एक चीज़ कहते हैं। सो उन्होंने बड़ी इम्पॉसिबल सी बात की कि ऐसा करो कि सामने वाली पहाड़ी से एक ऊँटनी नमूदार हो, जिसका जो पेशानी है स्याह हो, जिस्म सफ़ेद हो, उस पर बाल हो, और जनाबे वाला उसके पेट वो हामला हो और पेट में 10 माह का बच्चा भी हो, और वो बाहर आके कुछ देर बाद बच्चा भी जन्म दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हजूर दुआ की कि शायद ये लोग यही इसी तरह मानेंगे, यानी ये दलाइल से तो नहीं मान रहे, मतलब ये आर्गुमेंट्स, ये मोज़े से मानेंगे। अक्ल इनकी अब वो जज्बा नहीं रखती खुदा की तरफ कि वो उन दलाइल को मान ले कि अल्लाह है। अब आप इनकी अक्ल को आजिज़ कर दें। ऐसे ही हुआ और एक ऊँटनी पहाड़ से नमूदार हुई। खैर उसके बाद जोग दर जोग लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत भी की, लेकिन जो बज़िद थे वो किसी सूरत ना माने, बल्कि वो और हैरान हो गए। और वो बहुत ताकतवर ऊँटनी थी, अच्छे खासे डील डॉल की। और हज़रत सालेह उन्हें कहती थी अल्लाह की ऊँटनी है, इसका ख्याल ऐसे ही रखो, बल्कि उस अच्छी बात करो भाई, इसका ख्याल मेहमान की तरह रखो। तुमने दावत दी है, अब वो आ गई, अब तुम ख्याल रख के देखो, मानो ना मानो ख्याल तो रखो। और वो इतनी ताकतवर थी कि वो पूरे का पूरा पानी पी जाती थी। तो आखिरकार तय ये हुआ कि एक दिन ऊँटनी पानी पी ली और एक दिन जो लोगों के मवेशी हैं वो पानी पी लें। ये बातें ऐसी चलती रहीं, लेकिन उनको ये मॉडल सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि रोज़ लोग मुतासिर हो रहे थे। ऊँटनी एक मोज़े की सूरत में चलती फिर रही थी और गुफ्तगू होती थी। और उन्होंने फिर इस बात में भी हैरानी की कि अगर ये बंदा इतनी बड़ी ऊँटनी नमूदार कर सकता है तो ये तो एक दुआ करके हज़ारों ऊँट भी ले सकता था। मगर अगर ये सब छोड़े बैठा है, यकीनन इसका दिल अब अपने किसी बड़े के साथ लग गया है। तो आशिक होवें तो इश्क कमावें। तो आशिक तो बस इश्क कमाता है, वो चीज़ें नहीं रखता। वो कहता है भाई तुम मिल गया, अल्लाह मिल गया, मैंने अल्लाह को पा लिया तो सबको पा लिया। अच्छा, बात आगे चलती है तो आखिरकार वहाँ पे 9 लड़कों का एक ग्रोह जमा किया जाता है, तमाम कबाइल के सरदार के हम ऊँटनी को कत्ल कर देंगे। यहाँ फिर मैं एक बहुत अहम बात, और मैं आगे जाके भी करूँगा, तमाम अंबिया को जब भी कत्ल करने की बात की जाएगी तो तमाम ग्रोहों का एक एक लड़का चुना जाएगा। इसके ऊपर कैरन आर्मस्ट्रांग ने बड़ी यहाँ अहम दलील दी जब उसने अपनी किताब मोहम्मद मुरत्तब की। तो वो कहती है ऑगस्टा क्राइस्ट का जो नावल है ना, और ये मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये बस वैसी ही बात है समझने के लिए। जब सब लोग मिलकर कोई गुनाह करते हैं वो गुनाह नहीं रहता, जब सब लोग मिलकर कोई कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं रहता। बस हम सब जब दाएं जानिब चलते हैं हम कहते हैं भाई दाएं जानिब से आज जाना है, जो अगर हम बाएं से एक भी आ रहे हैं हम कहते हैं भाई चालान होगा, आप गलत आ रहे हैं। तो सब लोगों में से एक लड़का चुन लिया, और उस लड़के के बारे में कहा जाता है कि जब रसूल करीम ने भी व्हेन ही कलेक्टेड अ लिस्ट ऑफ वेरी बैड इवल पीपल, तो उस लड़के का भी नाम आया जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पर पहला हमला किया। ऊँटनी गिरी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास जब खबर पहुँची
तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा, उन्होंने कहा ये तो अल्लाह का तोहफ़ा था, अल्लाह का मेहमान था, अल्लाह का मौजज़ा तुमने मांगा था, मैंने थोड़ी कहा था कि इसको ले आए। लेकिन वो फिर भी ना माने। तो ऊँटनी के बच्चे ने, कहा जाता है रवायतों में, मरने से पहले 3 आवाज़ें दी। उन आवाज़ों पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो आवाज़ें इसने मुझे दी हैं, मुझे लगता है अब तुम्हारे पास 3 दिन बच गए हैं। एक पहले दिन तुम्हारा चेहरा जर्द होगा, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन काला हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें मौत आ लेगी। वहाँ पर लोगों ने सोचा कि सालेह अलैहिस्सलाम की बात सच्ची ना हो जाए। उन्होंने उनको मारने का प्लान किया। उस रात वो जो हमलावर आए वो भी पत्थरों से मारे गए। कहा जाता है कि फरिश्तों ने उन्हें पत्थर दे मारे या किसी तरह वो हादसाती तौर पे मारे गए। अगले दिन कुछ यूँ होता है कि लोग देखते हैं कि उनका चेहरा तो वाकई रंग बदल गया, दूसरे दिन भी बदल गया। तीसरे दिन जब उनका चेहरा बदला तो उसके बाद आसमान पर देखा तो बादल आ चुके थे और बिल्कुल सुबह के वक्त अंधेरा हो चुका था और बादल चमक रहे थे और चमकने से कड़कदार आवाज़ पैदा हो रही थी और एक चीख की आवाज़ नमूदार हुई। और उस चीख की आवाज़ जो नमूदार हुई उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया, उनके कानों के पर्दे फट गए और वो पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई। एक बहुत आम बात यहाँ पे ज़िमनी तौर पे और कर ली जाए कि इस्लाम में तसव्वुर जो डिस्ट्रक्शन है या जो क़यामत है वो भी आवाज़ से जुड़ा हुआ है। इस्लाम में तसव्वुर तख्लीक, क्योंकि इस्लाम एक पूरा वर्ल्ड व्यू रखता है जिससे आप साइंसी तौर पे आप शायद अभी वहाँ ना हो या अभी आप किसी और रुख में हो। इस्लाम का तसव्वुर तख्लीक भी कुन से है, मादे से नहीं है। क्योंकि मादे के ऊपर यूनानी भी कहते थे ओनली नथिंग कैन कम फ्रॉम नथिंग, यानी बताओ मादे से पहले क्या। तो अब यही बात समझ आ रही है कि एक आवाज़ है कुन की जिसने तख्लीक किया और डिस्ट्रक्शन भी आवाज़ में जुड़ी है। हम सौर इसराफील का जिक्र सुनते हैं कि सौर इसराफील होगा और पूरी कायनात ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आएगी जो तमाम एटम स्ट्रक्चर को ढा देगी या उसकी फ्रीक्वेंसी को हिला देगी और सारे का सारा एक एटम गिरेगा तो पूरी कायनात गिर जाएगी। और रिसेंटली मैं शो की तैयारी के लिए मिचियो काकू को सुन रहा था तो उसने भी कहा कि स्ट्रिंग थ्योरी में हम पास जाएं तो ऐसे ही लगता है कि पूरी की पूरी तख्लीक मादा अपनी आखिरी बुनत में एक फ्रीक्वेंसी है, आवाज़ है, एक फ्रीक्वेंसी है, उसको उसी तरह ही समझा जा सकता है। तो देखें कि एक आवाज़ आई, उन लोगों को यकीन था कि जितने ताकतवर हम हैं और जितने ताकतवर हमारे महल हैं हम उसके अंदर चले जाएंगे। सुना है आद के ऊपर बड़ी तेज़ हवाएं चली थी तो हम अपने पहाड़ों के महल में छुप जाएंगे, लेकिन आवाज़ आप जानते हैं कि वो पीछा करती है, वो दरवाजे और खिड़कियों को चीरती हुई आपके साथ अंदर आ जाती है और पूरी की पूरी कौम तबाह होगी। कहा जाता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उसके कुछ अरसे के बाद फ़लस्तीन की तरफ रुख कर गए, फिर वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों को आबाद किया और फिर ये हमारी स्टोरी चलती जा रही है कि नील के रिवर से होते हुए यहाँ पे और यहाँ ये जो जगह है उसके बाद हम आ गए फ़लस्तीन की तरफ और दुनिया आबाद होती जा रही है, अल्लाह का पैगाम फैलता जा रहा है, नित नई तरह के ईवल हुड पावर्स भी इंसानों में आ रही हैं, लेकिन उसी तरह अल्लाह का पैगाम भी इंसानी जहन से मुताबिकत रखता जा रहा है और बार बार उनको एक बुलंदी की तरफ दावत दे रहा है। चलो खुरम भाई, और कल हम जब क़सस अंबिया के सेगमेंट में आएंगे तो हम क्या बात करेंगे? कल हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। चलो खुरम भाई, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। क़सस अंबिया ख़ास सेगमेंट हमारा रमज़ान और हम का, और आप लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, इसको बड़ा सराह रहे हैं। हमारे फेसबुक पर भी, हमारे डिजिटल मीडिया पर भी ज़ाहिर है बड़ा शुक्रिया भी हम अदा करते हैं आप सबका। और ये हमारी कोशिश भी थी कि स्पेशली बच्चों के लिए कि ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा अहम होता है किस्से सुनाए जाएं ताकि उनकी तरबियत की जब हम बात करते हैं तो तरबियत इसी तरह होती है कि आप इस्लाम से, दीन से जुड़े रखें और जो वाक़यात हैं हमारे अंबिया कराम के वो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज हम बात करेंगे सूरह फातिहा के बारे में। सूरह फातिहा कुरान करीम की पहली सूरत है जिसे उम्मुल किताब का लक़ब मिला है और ये इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इसकी तिलावत के बगैर कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती। सूरह फातिहा एक मुकम्मल और कामिल दुआ भी है कि इसके हर लफ्ज़ और हर जुमले में गहराई मौजूद है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इसकी इतनी अहमियत किस लिहाज से है और साथ में इसकी तफसीर क्या है। मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। राजा साहब, सूरह फातिहा की जब बात की जाए तो जिस तरह जिक्र किया कि नमाज मुकम्मल नहीं होती, एक मुकम्मल दुआ है ये, उम्मुल किताब भी, तो इसकी क्या तफसीर है, इतनी अहमियत क्यों है? बेशक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो जी उम्मुल किताब कहना, आप कह लें कि सूरह फातिहा जो है वो पूरे कुरान की एक तरह से खुलासा है, उसकी समरी है। और कहा जाता है कि सूरह फातिहा की जो समरी है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, कि हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और अगर मांगते हैं तो सिर्फ तेरी ज़ात से मांगते हैं। अच्छा, सूरह फातिहा जो है इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, इसे सूरत शिफा भी कहा जाता है।
और सूरत शिफा कहने की वजह उसको ये है कि इसमें ये एक इसको रुकिया की सूरा भी कहा जाता है कि जो एक्चुअली लोगों पे दम करने के भी काम आती है। एक सहाबी थे, बिल्कुल सही हदीस में आता है कि वो एक जगह पे जा रहे थे कुछ सहाबा के साथ, तो वहाँ पे एक कबीले का सरदार था जिसको कोई सांप या बिच्छू जो है वो डस गया था। तो वो जो है तरह तरह के उसने इलाज करवाए, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना मतलब मरने के बहुत करीब था। तो ये लोग जब वहाँ से गुजरे तो उन लोगों ने पूछा कि भाई आप मुसाफिर हैं, शायद आपके पास कोई ऐसा इलाज हो जो इसके साथ हो सकता है। तो वो साहबी आगे बढ़े, उन्होंने कहा हाँ मैं इसका इलाज जानता हूँ। उन्होंने क्या किया, सूरह फातिहा पढ़ के उसके ऊपर दम कर दिया। अच्छा, वो अगले दिन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि ये जो मेरा बकरियों का रेवर है ये सारा का सारा आप रख लो। तो वो उनको इनाम में मिल गया। अच्छा, ये मामला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो आपने इसको ऑथेंटिकेट किया और इसको वैलिडेट किया कि ये बिल्कुल ठीक हुआ और वाकई में इस सूरा के अंदर वो शिफा है। तो बहरहाल कभी भी कोई आपको, यानी कि मैं साइड नोट पे बता रहा हूँ कि कभी भी कोई आपको बीमारी हो या कोई तकलीफ़ हो या कोई स्पिरिचुअल भी मसला हो, तो उसके लिए अगर आप सिर्फ तहे दिल से सूरह फातिहा की ही आप तिलावत कर दें और दम कर दें तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। जैसे बच्चे जब सोएं और सोते वक्त भी अगर आपने उनको ये तिलावत करवाई भी है और दम भी किया तो बड़ा अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि मेरे उस्ताद जो है वो तो ये कहा करते थे कि आप अपने बच्चों को ना सूरह फातिहा सिखाने में ना रेस लगाओ। अच्छा। अपने स्पाउस के साथ। वजह ये कि जो उसको सिखाएगा, जाहिर बात है जो उसकी तिलावत करेगा, हाँ। जैसे आपने कहा हर नमाज की हर रकत में पढ़ना चाहिए, तो जितना दफा वो पढ़ेगा उतनी दफा आपको मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए वाकई ये कोशिश की जाती है कि बच्चों को आप खुद सिखाएं, खुद याद करवाएं, नॉट जस्ट स्पाउस, कोई भी जो सिखा रहा होता है घर में, सबकी वाकई कोशिश होता है कि मैं उसे याद कराऊं ताकि जब बच्चा जब वो तिलावत करेगा उसका सवाब आपको भी मिलेगा। अच्छा, नमाज ज़ाहिर नामुकम्मल है सूरह फातिहा के बगैर। इसी तरह जब किसी कोई चला जाता है इस दुनिया से, हम कहते हैं अब फातिहा करने जा रहे हैं, फातिहा खानी, तब भी फातिहा पढ़ी जाती है। किसी के चले जाने के बाद उसको बख्शवाने के लिए फातिहा, इसकी क्या अहमियत है? अच्छा, इसका वैसे ऑथेंटिक हदीस में तो इतना वो नहीं है, लेकिन अच्छा। बहरहाल ये कि हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि देखें कोई भी नेकी का काम अगर किया जाता है, जिस तरह आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो नेकी का काम करने के बाद दुआ करनी चाहिए आपको। दुआ जनरली आप करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में वो चीज़ कबूल होती है। और सूरह फातिहा वैसे एक बहुत ही जामे सूरह है, जैसे कि हम लोगों ने बात की, पूरे कुरान का जो है ना खुलासा है, समरी है, और इसके अंदर जो लेसन हैं वो बहुत ही अहम है। यानी आप देखें कि ये सूरह कुरान मजीद के बिल्कुल पहली सूरह है अल्लाह ताला ने, और ये पहली वो सूरह जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। वैसे तो पहली आयात जो नाजिल हुई वो तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली आयात हैं, लेकिन आप देखें इस सूरह का आगाज़ होता है अलहम्द से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी जो अलहम्द है ना, ये बज़ाते खुद एक पूरी कायनात है जिसके अंदर हम डूब जाएं और उसके अंदर सोचें और गौर व फिक्र करें और तदब्बुर करें। अलहम्द का माना है कि तमाम शुक्र भी अल्लाह की ज़ात का है और तमाम तारीफ़ भी अल्लाह की ज़ात की है। अच्छा देखें, तमाम शुक्र भी अल्लाह का, शुक्र इसलिए क्योंकि हर चीज़ जो आज हमारे पास अल्लाह ताला की वजह से, सब अल्लाह का खास करम है, और हम तो सांस भी नहीं ले सकते सिवाय इसके कि अल्लाह ने हमें इजाज़त दी हुई है। दूसरा, तमाम तारीफ़ भी अल्लाह ताला की ज़ात की है। यानी अल्लाह ताला सिर्फ इसलिए ही इबादत के लायक है क्योंकि अल्लाह ताला हर एतबार से जितनी भी अस्मा व सिफ़ात हैं वो मुकम्मल हैं। देखिए, हम लोग आजकल के इस दौर में लोग किसी फुटबॉल प्लेयर को पसंद करते हैं क्योंकि उसको बॉल को किक अराउंड करना आता है, किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, किसी और अदाकार को पसंद करते हैं, किसी और पब्लिक फिगर होता है की वजह से पसंद करते हैं। उसका कोई एक काम होता है जो उनको पसंद होता है और उसकी वजह से वो उसके फ़ैन बन जाते हैं। उसकी वजह से यानी इतना होता है कि वो गुलूफ की इतनी इंतहा हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट वर्शिप के लेवल पे बात चली जाती है, इतने लोग फ़ैन बन जाते हैं। तो और क्यों क्या उन्होंने आपका फ़ायदा किया, उन्होंने आपको पैसे दिए? कुछ भी नहीं दिया आपको, लेकिन हम उनके फ़ैन होते हैं क्योंकि वो उनका एक स्किल सेट में वो बहुत आगे होते हैं। तो अल्लाह ताला तो अर्रहमान है, अर्रहीम है, अलवदूद है, यानी अल्लाह ताला अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, अल हय्युल क़य्यूम भी है। यानी जिस एतबार से भी आप देखें अल्लाह ताला खूबसूरत भी है, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। तो जो चीज़ भी अच्छाई की हो सकती है, खैर की हो सकती है, वो अल्लाह ताला के अंदर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पाई जाती है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कोई भी फेवर ना किया हो तो अल्लाह सिर्फ इसलिए इबादत के लायक है कि अल्लाह ताला वाकई में तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, और फिर ऊपर से ये कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है। तो ये स्टार्ट होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, सिर्फ मेरा ही अल्लाह ताला रब नहीं है बल्कि तमाम जहानों का रब है। वो रब जिसने अपना तारुफ कराया कि मैं अर्रहमान और अर्रहीम हूँ। अल्लाह ताला और जब्बार और कहार से भी तारुफ करा सकते थे, लेकिन अर्रहमान और अर्रहीम की जो सिफ़ात है कि अल्लाह की जो मर्सी है, अल्लाह की जो रहमत है, वो अल्लाह के गज़ब पे गालिब है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से अपना तारुफ करवाया और हम उसकी रहमत में जो है वो लिपटे हुए हैं सर से पाँव तक। और फिर ये कि मालिक यौमिद्दीन, यानी क़यामत के दिन का मालिक, जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक भी वो है। यानी उस दिन
कोई और आपके काम नहीं आ सकता। यानी जो फैसला होगा वो अल्लाह की ज़ात करेगी। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो बात करेगा, जिसको अल्लाह ताला नहीं देगा वो नहीं बोल सकेगा। यानी उस दिन का मालिक जो है ना वो सिर्फ अल्लाह है। और आगे दुआ आ रही है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो हम दुआ जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। अब मैं आपको बताऊं ये जो हिदायत का रास्ता है ना, अगर आपके पास दुनिया में मैं कहता हूँ $1 ट्रिलियन भी हैं लेकिन आपके पास हिदायत नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और अगर आपके पास $1 ट्रिलियन नहीं है, एवरेज ही लाइफ है, लेकिन आपके पास हिदायत है, सब कुछ है। तो ये हिदायत ये वो रास्ता है जो दुनिया से शुरू होता है और जन्नतुल फिरदौस तक जाता है। अगर आपको ये रास्ता मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सब कुछ है। क्योंकि देखें दुनिया की ज़िंदगी क्या है, बहुत भी आपने अगर तीर मार दिया 100 साल रह लेंगे, ये भी मैं मुबालगा कर रहा हूँ, इसमें इतना जाता कोई नहीं है। लेकिन दूसरी ज़िंदगी जो है ना वो हमेशा की है। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो हमेशा वहाँ रहेंगे। तो एक हमेशा की ज़िंदगी है और एक मुश्किल से 100 साल अगर आप रह जाएं तो इस ज़िंदगी 4 दिन की याशी के पीछे आप अपनी आखिरत को लातियों मारेंगे। और हम प्रेफर कर रहे होते हैं अल्लाह माफ़ करे, सबकी बख्शिश और सब ज़ाहिरा आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह के रास्ते की तरफ चले, लेकिन अक्सर हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं इस दुनिया को, इन यहाँ के कामों को आखिरत के ऊपर। देखें होता ही है ना कि हमें ये ज़ाहिरी तौर पे सामने नज़र आ रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब आप अल्लाह को मानते हो, आप अल्लाह के फरिश्तों को भी मानते हो, आप आसमानी किताबों को भी मानते हो, आप आखिरत के दिन को भी मानते हो। तो अब जब आप ये सारी चीज़ें मानते हो तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह की बात सच है। अल्लाह ने कहा है कि जी क़यामत का दिन आएगा, हिसाब किताब होगा, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़रा बराबर मैंने खैर का किया होगा वो भी उस दिन सामने आ जाएगा और जो ज़रा बराबर शर का होगा वो भी सामने आ जाएगा। तो आज मैंने क्या करना है, मैंने कोशिश करनी है कि मैं इस ट्रैक पर रहूँ। देखें आपसे परफेक्शन डिमांडेड और रिक्वायर्ड नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इंसानों सारे के सारे परफेक्ट हो जाओ। परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। या अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रोल मॉडल है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन हम तो इंसान खता का पुतला है। लेकिन आप ना वर्क इन प्रोग्रेस होने चाहिए, यानी आप हर रोज़ आप अपने आप को बेहतरी लेके आएँ, आप अल्लाह से करीब होते चले जाएँ। आप कोशिश करें कि भाई मेरे अंदर आइडेंटिफाई करें, मेरे अंदर ये नेगेटिविटीज़ हैं, मुझे इनको माइनस करना है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें उनको प्लस करना है। और यही करते करते अगर आपका इंतकाल हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका खात्मा बिल खैर हुआ है, यानी और वही सिरात मुस्तकीम पर आपका इंतकाल हुआ है। मेन पॉइंट ये है कि हमारा खात्मा सिरात मुस्तकीम पर हो जाए। ऐसा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे सूरह फातिहा, उसकी अहमियत आज हम उस पर बात कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया उसको, और उस पर भी अंदर या का नाबुदु व या का नस्तईन जो कि बड़ी कामिल एक मुकम्मल दुआ है। नाज़रीन रमज़ान और हम इस ट्रांसमिशन से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।